हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वी होप दैट आप सभी की पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। एंड हाँ जी स्टूडेंट्स, इन दिस क्रूशियल डेज ऑफ प्रिपरेशन आई नो आपकी कई सारी चीज़ें हैपजार्ड चल रही होगी। जस्ट अ स्मॉल रिक्वेस्ट गाइज, डोंट पैनिक एट दिस टाइम ऑफ मोमेंट। फ्रैंकली स्पीकिंग, ये समय ऐसा है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, बहुत सारी चीज़ों को इन ट्रैक ऑन ट्रैक लेकर के आना है। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे भूरी भटकी पड़ी हुई है। आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड दैट आपको इन सबको एक जगह पे समेटना, एक सीक्वेंस में पढ़ना, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम रहता है और रहने वाला है। जब भी मैंने अपेयर किया था फॉर माय एग्जामिनेशन, जब भी सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने अपेयर किया था, ये सेम फेज़ से वो भी गुजरे थे। आज आप वो फेज़ पे हैं। जस्ट एक छोटा सा चीज़ मैं आपको कहना चाह रही हूँ गाइज, जितनी चीज़ें मिस हो रखी है या चीज़ें हैपजार्ड हो रखी है, उसको पैनिकली ना लें। What I personally do is just jot the things down. There are multiple things going in and around life today. काफ़ी सारी चीज़ें पर्सनली मैं कहने जाऊँ तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। लेक्चर है, शूट है, बुक है, प्लस क्लास होते हैं, स्पेशल क्लासेस होती है, यूट्यूब के सेशंस होते हैं, घर है, परिवार है। ये सब कुछ को साथ में मैनेज करना कई बार हमको ये स्ट्रेसफुल लगता है कि ओ माय गॉड, इतनी सारी चीज़ें अब कैसे करें। कुछ डेडलाइंस मीट करनी है, कोई प्रैक्टिसिंग के क्लासेस, कुछ ये करना है, कुछ वो करना है। What I personally do is jot it down. I still till date I take a diary, I take a pen, I jot it down. मुझे कितनी चीज़ें करनी है, ये चीज़ों को पेन पेपर पे लिखिए गाइस। 10 मिनट का एडिशनल एफर्ट्स लगेगा, हाँ लगेगा, बट आफ्टर 10 मिनट्स यू विल बी क्लियर इन योर माइंड कि अब मुझे कौन से काम को प्रायोरिटी देनी है, कौन सा काम आप डेलीगेट कर सकते हो, कौन सा काम ऐसा है जो आप डेलीगेट नहीं कर सकते हो, कौन सा काम ऐसा है जो आप डीले करना चाहते हो, कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा पार्ट ऐसा है जो आप बाद में पढ़ोगे तो चलेगा। ये सब कुछ तभी ही पता चलेगा व्हेन यू प्लान इट। एंड ये प्लानर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 15-20 दिन का बनाओ, चाहिए तो एक दिन का बनाओ, चाहिए तो नेक्स्ट 4-5 घंटों का बनाओ, चाहिए तो एक हफ्तों का बना लो, वॉट एवर यू आर कंफर्टेबल विथ। पेन इट डाउन गाइज, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग विच आई वॉन्टेड टू से इज, आज ये वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ाई तो करने ही वाले हैं, कुछ फ्री रिसोर्सेज के बारे में मैं डिस्कस करने वाली हूँ, बट उसके पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी को ये समझाना कि ये क्रूशियल टाइम पे अगर आप हेस्ट कर रहे हो, पैनिक कर रहे हो, घाई घाई में चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हो, आउटपुट विल नॉट बी एज गुड एज यू वॉन्ट। Haste is not going to help you. Hurry is not going to make you speedy. In fact, it will create a kind of trouble. काफ़ी सारी चीज़ें घाई घाई करने में बिगड़ जाती है, फिर एट द एंड स्टूडेंट्स कीप ऑन रिपेंटिंग कि ओ माय गॉड, मैंने घाई घाई करके इसको ऊपर ऊपर से पढ़ लिया था, अब कुछ भी याद नहीं आ रहा है। सो चीज़ों को पैनिकली ना लें। अगर आपको लगता है काफ़ी सारी चीज़ें एट अ टाइम आ चुकी है, आपने पेन डाउन कर लिया है, नाउ टेक सम टाइम, डीप ब्रीथ, मेडिटेशन करना शुरू कीजिए। ठीक है, 5 मिनट्स का एडिशनल एफर्ट्स लगेगा, बट स्टिल आई एम वेरी श्योर थ्रू आउट द डे यू विल बी काम। ठीक है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी काम। इस समय पे कोई भी पैनिक ना करे, कोई भी पैनिक ना करे। सो दीज आर द टू वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज जो मुझे आपको देना है। सबसे पहला, चीज़ों को लिख दीजिए, पेन इट डाउन, टू डू बना लीजिए, टू डू लिस्ट बना लीजिए। इट रियली हेल्प्स। आई पर्सनली डू इट एवरी डे वेर इन आई फील कि देर आर एम्पल ऑफ वर्क फॉर मी टू डू एंड मैनेज। ठीक है, सेकेंड थिंग, मेडिटेट कीजिए गाइस। अगर आपको लग रहा है कोई चीज़ें अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट कर रही है आपके लाइफ में, इन ऑर्डर टू हैव अ पीसफुल काम जर्नी थ्रू आउट द डे, प्लीज़ मेडिटेट 5 मिनट्स ऑफ योर टाइम एंड ट्रस्ट मी यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी विद द आउटपुट ऑफ द डे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंटली प्लीज़ फॉलो दिस। एंड आज मेरे पास आपके लिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट सी गुड न्यूज़ है गाइज, एंड दैट इज़ विद रिगार्ड्स टू द फ्री रिसोर्सेज विच वी हैव ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। सो वॉट इज़ हैपनिंग, आप सभी लोगों ने मुझे ये रिक्वेस्ट करके रखी थी कि मैम टेस्ट सीरीज लिखनी है, टेस्ट सीरीज चैप्टर वाइज लिखनी है, एंड हम भी कहते हैं कि येस यू नीड टू राइट इट राइट बिफोर ICI चेक्स योर पेपर। सो येस, this is a time that we have launched the free test series, MCQ test series, chapter wise test series. Now ये जो टेस्ट सीरीज है, ऑडिट का पेपर होने वाला है 26 ठीक है, 26 एनरोल करने के लिए आपको यूज़ करना है कोड, क्योंकि ये कोड यूज़ करने से यू विल बी एलिजिबल टू गेट द बेनिफिट ऑफ द टेस्ट सीरीज। मैम कैसे, बताती हूँ। सो दिस इज़ द मेगा रिविजन फ्री टेस्ट सीरीज। यहाँ पे हम करवाएंगे आपको प्रैक्टिस ऑफ 20 MCQs विद इन 40 मिनट्स। ठीक है,
ऑडिट का पेपर विल बी ऑन 26। आपको यूज़ करना है कोड ऑडिट सार, एंड जो भी विनर है एवरी टेस्ट के लिए वी विल बी सिलेक्टिंग द विनर्स, एंड winners obviously will be based on the ranks, the numbers which you score, and each and every test के लिए जो भी winner है will be eligible for getting the vouchers worth 1000. This is for CA intermediate as well as for CA final students. So CA intermediate का जो ऑडिट का पेपर है वो है 25th को, CA फाइनल का जो ऑडिट पेपर है वो है 26th को. So make the maximum benefit of this mega revision free test series on MCQs. ठीक है. Also guys, we all are planning to have a descriptive paper as well, so please let us know in case you want us to make test series written descriptive. आप ये भी ले सकते हो. And हाँ, on top of that I wanted to tell you all guys, मैंने सिर्फ ऑडिट के लिए, पूरा ग्रुप नहीं, सिर्फ ऑडिट के लिए रिटर्न टेस्ट सीरीज भी अनअकैडमी स्टूडेंट्स के लिए रेडी रखी थी प्लस कोर्सेज के लिए. इन केस एनी स्पेशल क्लास स्टूडेंट्स वांट्स टू राइट इट, मैंने इसको भी ड्राइव पे अपलोड करके, वो ड्राइव की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करवा दूंगी. सेकेंडली, yeah, so this was about the test series guys. Please enroll to the test series, evaluate yourself before ICI evaluates. ठीक है. and ये टाइम टेबल देखने के बाद you will be realizing कि you have couple of days in hand, start preparing and test series appear कीजिए. सेकंड, मेरे रिविजन वीडियोस चल रहे हैं ऑन अनअकैडमी लाइव CF फाइनल अनअकैडमी लाइव, ये वाले यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे मैं काफ़ी सारे हद तक अच्छे खासे चैप्टर्स की रिविजन करवा रही हूँ. एंड इन द नेक्स्ट मंथ, दैट इज मार्च, बच्चों मार्च फर्स्ट वीक में वी आर प्लानिंग टू हैव विथ यू ऑल द प्रैक्टिस सेशंस ऑफ RTP MTP. ये मैं क्यों बता रही हूँ, ये मैं इसके लिए बता रही हूँ सो दैट यू कैन प्लान इट अकॉर्डिंगली, एंड आपकी जो स्टडी पैटर्न है उसको आप इन सिंक लेकर के आकर के तैयारी कर सकते हैं. ऑल्सो गाइज, देर इज़ अ रेडी ट्रैकर अवेलेबल फॉर माई CA फाइनल क्लासेस. गाइज, हम लोगों ने फास्ट ट्रैक बैच लॉन्च किया है फॉर FR एंड ऑडिट. हम लोगों ने रेगुलर कोर्सेज लॉन्च कर लिए हैं फॉर ऑल द 4 सब्जेक्ट May 22 November 22 ऑनवर्ड्स. एंड गाइज, काफ़ी सारे स्पेशल क्लासेस भी चल रहे हैं. सो इसकी रेडी लिंक्स, कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम हमको लिंक नहीं मिल रही है. ये रेडी लिंक अवेलेबल है इन द गूगल फॉर्म, एंड दिस इज नोन एज CA फाइनल ऑडिट ट्रैकर. इस ट्रैकर की लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करवा दूंगी. सो प्लीज़ फील फ्री टू एक्सेस ऑल दीज फ्री रिसोर्सेज, मेक द मैक्सिमम आउट ऑफ दीज बेनिफिट्स. एंड अगर आपको लगता है कि कोई और चीज़ों की ज़रूरत है, वी एट अनअकैडमी आर ऑलवेज देयर विथ यू. ठीक है. सो विदाउट एनी हेजिटेशन, पोस्ट योर कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो. ऑल द वेरी बेस्ट. नाउ यू कैन स्टार्ट विथ योर रिविजन. SF 500 सीरीज. SF 500 सीरीज में सबसे पहला स्टैंडर्ड SF 500. What is audit evidences? Audit evidences means it is a kind of information which is used by an auditor to arrive at the opinion. To arrive at opinion मतलब सबूत के बेसिस पे ही हम लोग ओपिनियन दे सकते हैं. सो वो सबूत SF 500 में दिखाए गए हैं. ऑडिट एविडेंसेस शैल इंक्लूड व्हाट? इसका क्वेश्चन आने के थोड़े बहुत चांसेस है एग्जाम्पल के फॉर्म में. ऑडिट एविडेंसेस विल इंक्लूड इंफॉर्मेशन कंटेन इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, जैसे कि हो गया जर्नल एंट्रीज, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, वाउचर्स, लेजर्स, कॉस्ट एलोकेशन, कंप्यूटेशन, रिकंसिलिएशन, डिस्क्लोजर्स एक्सेट्रा. अदर इन्फॉर्मेशन में क्या आएगा? अदर इन्फॉर्मेशन में आ सकता है आपके मिनट्स बुक, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, डिटेल्स अबाउट इंटरनल कंट्रोल एक्सेट्रा. ये है एग्जाम्पल्स ऑफ ऑडिट एविडेंसेस. इसके बाद हाउ द ऑडिट एविडेंसेस शुड बी. द ऑडिट एविडेंसेस शुड बी sufficient. The audit evidences should be sufficient and appropriate. What is sufficient? Sufficient in terms of quantity. Sufficient in terms of quantity. What is appropriate? Appropriate का मतलब होता है reliable and relevant. So auditor's judgment as to quantity will depend upon misses, materiality, risk and size characteristic of population. क्वालिटी के बेसिस पे, एंड इफ द क्वालिटी, बेसिकली इफ द क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंसेस इज हाई, वी विल नीड लेस नंबर ऑफ ऑडिट एविडेंसेस. सो हम लोग डिसाइड करेंगे बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय एंटिटी, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय एंटिटी IPE, वेदर द इंफॉर्मेशन और द एविडेंसेस आर रिलायबल और नॉट. ठीक है. द मोस्ट रिलायबल ऑडिट एविडेंसेस आर, आगे मैं पढ़ाऊंगी, वुडी. द मोस्ट रिलायबल ऑडिट एविडेंसेस आर वुडी, return, original, direct source, internal control strong, external. ठीक है. So it is woody. इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंसेस. 2 प्रकार में डिवाइड किया हुआ है, नेचर एंड सोर्स.
नेचर के बेसिस पे द ऑडिट एविडेंसेस इज विजुअल, ओरल, डॉक्यूमेंट्री, विजुअल, ओरल, डॉक्यूमेंट्री, एंड डिपेंडिंग अपॉन सोर्स हम लोग कहते हैं इंटरनल या एक्सटर्नल। नेक्स्ट, मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंसेस। हम लोग अभी अभी रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स पढ़ करके आए, वहां पे हम लोगों ने बोला था कि द मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग एविडेंसेस विद रिगार्ड्स टू असेसमेंट ऑफ रिस्क, ORAI, यहाँ पे आएगा ORAI, थोड़ा ठोक बजा करके बोलो, ORAI, ऑब्जर्वेशन, रिकम्प्यूटेशन, रिपरफॉर्मेंस, इंस्पेक्शन, कंफर्मेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर्स एंड इंक्वायरी। यहाँ पे गाइज बेयर स्टैंडर्ड में हम लोगों ने रेगुलर क्लास में ये पढ़ करके रखा है कि जब भी आप ऑब्जर्वेशन या इंक्वायरी कर सकते हो तो इसके एग्जांपल्स दे करके रखें। सो आज का आपका होमवर्क है, वंस यू कंप्लीट द रिवीजन ऑफ द स्टैंडर्ड, बेयर स्टैंडर्ड में हम लोगों ने अंडरलाइन करके रखा था कि कौन से एरियाज का ऑब्जर्वेशन हो सकता है, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स ले लिया आपने, पीपीई का अग्रीमेंट ले लिया आपने, सो उसके अंदर ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, इंस्पेक्शन कर सकते हैं। सो उसके एग्जाम्पल्स आज आपको करने रहेंगे। याद से करना कि कौन से एरियाज में, इवन रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में 315 में भी मिलेगा ये और 500 में भी मिलेगा ये। इंक्वायरीज, इंक्वायरी में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, अगर आप इंक्वायरी होल्ड कर रहे हो फ्रॉम द मैनेजमेंट एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉय का कोई बंदा है, इससे आप वार्तालाप कर रहे हो, ऐसे 500 के हिसाब से ये इंक्वायरी प्रोसेस है। इन द सिमिलर मैनर अगर आप मैनेजमेंट एक्सपर्ट के साथ बात कर रहे हो, दिस इज ऑल्सो ऐसे 500 ऑडिट एविडेंसेस वाला स्टैंडर्ड है। सो यहाँ पे नोट डाउन करके रखो, एक्सपर्ट दो प्रकार के या फिर दो लोगों के, मैनेजमेंट एक्सपर्ट और एक ऑडिटर्स एक्सपर्ट। अगर मैनेजमेंट का एक्सपर्ट है तो दिस विल बी डेल्ट एज पर द प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड अंडर SA 500। अगर ऑडिटर्स का एक्सपर्ट है तो दिस विल बी एज पर SA 620। सो क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से देखना गाइस, अगर वो लोग कहते हैं कि ऑडिटर इज होल्डिंग इंक्वायरी विद मैनेजमेंट एक्सपर्ट तो प्रोसीजर्स कैसे लगेंगे एज पर SA 500। अगर दे आर आस्किंग द क्वेश्चन कि एक्सटर्नल ऑडिटर्स का एक्सपर्ट है तो यहाँ पे प्रोसीजर्स लगेंगे एज पर SA 620। नेक्स्ट, द रेलेवेंस एंड द रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अप्रोप्रिएटनेस, ठीक है, कितना रिलायबल है, कितना लॉजिकल है ये। सो रेलेवेंस का मतलब होता है कि हाउ लॉजिकली दे आर कनेक्टेड। एंड अगर मुझे और एविडेंसेस चाहिए तो डिफरेंट सेट ऑफ प्रोसीजर्स शुड बी फॉलोड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द रेलेवेंट ऑडिट एविडेंसेस। जैसे कि अलग अलग असर्शन के लिए मुझे अलग अलग प्रोसेस करने पड़ेंगे। इंस्पेक्शन करना पड़ेगा ऑफ द डॉक्यूमेंट्स टू वेरीफाई द एग्जिस्टेंस, टू वेरीफाई द वैल्यूएशन। TOC करना पड़ेगा अगर मुझे कंट्रोल्स की डिविएशन के बारे में जानना है। मैंने अभी अभी आपको एक पॉइंट याद करवाया है, मैंने आप पे भरोसा किया, आप बेवफा निकले, रिस्पेक्टेड कंट्रोल्स, right? The deviation upon which you were intending to rely over the controls, उसमें deviation detect हुआ है तो क्या करेंगे? तो अगर detect करना है तो TOC करना पड़ेगा। TOD are the procedures, वहाँ पे vouching verification करेंगे अगर मुझे misstatement जानना है at assertion level. Next, reliability is based on WOODY, or return, original, directly obtained, independent source and internal controls are stronger. ये वाला पॉइंट बहुत ही अच्छे से याद रखो, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ इसको। गाइस समझो, आपके प्रोसेस में, प्रोसीजर में दो प्रोसीजर्स आते हैं, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स का मतलब क्या होता है? जहाँ पे आप रिस्क को जानने की कोशिश कर रहे हो, जहाँ पे आप रिस्क को जानने की कोशिश कर रहे हो। अगर आप रिस्क को जानने की कोशिश कर रहे हो, अगर आप रिस्क को जानने की कोशिश कर रहे हो, इसके बाद आप डिसाइड करते हो कि मैम फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स कौन से फॉलो करना है। यहाँ पे आप करते हो TOC, TOD। अब ध्यान से, ओके, अगर TOD करते समय आपको रेलेवेंट एविडेंसेस नहीं मिले तो आप क्या करेंगे? डायरेक्टली मॉडिफिकेशंस पे चले जाएंगे। यहाँ पे ये पॉइंट कहता है कि अगर TOD पे एविडेंसेस मिल रहे हैं बट रिलायबिलिटी थोड़ी सी कम है तो हम क्या करेंगे? वी विल इंक्रीज द एक्सटेंट ऑफ TOC। कंट्रोल्स पे भरोसा करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, विल इंक्रीज द एक्सटेंट ऑफ TOC। So, a higher level of assurance may be sorted about the operating effectiveness of control. कब? कंट्रोल्स के ऊपर ज्यादा भरोसा कब करने की कोशिश करेंगे? When the approach adopted consists primarily of test of control, in particular where it is not possible to obtain or it is not practical to obtain SAAE only from substantive procedures.
समझ में आता है पक्का? सो ओनली फ्रॉम सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स यू आर नॉट एबल टू ऑब्टेन सम रिलायबल एविडेंसेस, सो इन दैट केस यू विल ट्राई इंक्रीजिंग योर रिलायबिलिटी ओवर कंट्रोल्स, हेंस आपका टीओसी थोड़ा ज्यादा पैमाने पे होगा। नेक्स्ट, यूजिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट, अभी अभी मैं समझा करके आई कि मैनेजमेंट एक्सपर्ट, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी। सो व्हेन यू आर यूजिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट यू शुड इवैल्यूएट सीसीओ, competence, skill, capability, obtain the understanding of the work performed कि क्या काम कर रहा है भाई साहब ये, and last evaluate the appropriateness of the work performed by management expert। ये तीन चीज आपको सबसे स्टार्ट में when you are about to rely over the work performed by management expert आपको ये तीन चीजों के बारे में ध्यान रखना है, competence, skill, capabilities, work performed, appropriateness of the work performed। Next, the matters which may affect the nature, timing and extent of the audit procedures to be applied by the auditor in relation to the use of management expert। क्या बात कर रहे हैं हम लोग, सुनिए, अगर आप मैनेजमेंट के एक्सपर्ट का काम यूज कर रहे हो, हमारे यहाँ पे एक्सपर्ट का नाम अमित, ये है हमारा अमित, अमित चश्मे वाला है, बिंदी लगाता है, हाँ ये हमारा अमित, ये अमित भाई साहब हमारे कंपनी के एक्सपर्ट। अगर आप हमारे कंपनी में आए, आपने अमित के काम पे भरोसा करना स्टार्ट किया कि क्या गजब काम कर रहा है मैम ये तो अमित, तो मुझे बताओ अमित भाई जो एरिया में काम कर रहे हैं उस पे आप आपके प्रोसीजर्स कम लगाओगे या ज्यादा लगाओगे? आपको तो भरोसा है ना अमित पे, एक बार काम देख लो, भरोसा नहीं होगा, छोड़ो जोक्स अपार्ट, अगर आपको अमित के काम पे भरोसा है तो डोंट यू फील योर प्रोसीजर्स विल बी रेड्यूस्ड? यस, बस यही चीज बोल रहा है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिसके बेसिस पे आप आपके प्रोसीजर्स को चेंज करोगे। पॉइंट नंबर 1, अमित जो एरिया में काम कर रहा है उस एरिया में रिस्क कितना है, आरएमएम, उस एरिया की नेचर, कॉम्प्लेक्सिटी, ऑल्टरनेटिव एविडेंसेस पॉसिबल अवेलेबल है क्या? आप जब भी लास्ट टाइम यहाँ पे आए थे तभी आपका एक्सपीरियंस कैसा था? कंट्रोल्स एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द मैनेजमेंट ओवर एक्सपर्ट, एक्सपर्ट के काम पे मैनेजमेंट का कितना कंट्रोल है, कितना इन्फ्लुएंस है? नेचर इन द स्कोप ऑफ एक्सपर्ट्स वर्क एंड टेक्निकल स्टैंडर्ड्स, मतलब वो स्टैंडर्ड के हिसाब से काम कर रहा है, शिद्दत से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जब भी हमारा एक्सपर्ट काम कर रहा है तो इसको डेटा कौन दे रहा है, सोर्स ऑफ डेटा क्या है, ये डेटा के बाद अजम्पशंस कैसा है? अजम्पशन तो अमित भाई भर भर करके लगाते हैं, अमित भाई को कुछ भी बोले अरे नहीं मैम मुझे ऐसा लगा कि, ये अजम्पशन है भाई के। तो देखो कि ये जो लगा कि वाला जो सिचुएशन है ना वो रेलिवेंट है या ख्याली पुलाव है, तो ये सारी चीजें आपको इवैल्यूएट करनी होंगी। तो सोर्स, assumptions, methods, finding industry standards and the performance standard, whether the management expert is using this. So based on these 8 relevant factors, you will have to change, modify या फिर decide upon the nature, timing and extent of your own audit procedures. Got it? There you complete guys your essay 500. Now let us jump to essay 501. चलिए, so now let us start with essay 501. Audit evidences, specific consideration for selected items. 3 आइटम्स है गाइज इसमें, इन्वेंट्री, लिटिगेशंस एंड क्लेम्स, सेगमेंट रिपोर्टिंग। इन्वेंट्री के लिए हम लोग क्या कहते हैं, सबसे पहला प्रोसीजर्स अटेंड फिजिकल वेरिफिकेशन, अगर लॉजिकली प्रैक्टिकली पॉसिबल है तो फिजिकल वेरिफिकेशन करके आइए एज ऑन द स्टॉक काउंटिंग डेट। अगर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है तो अप्लाई ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर्स, सबूत इकट्ठा कीजिए और ओपिनियन एक्सप्रेस कीजिए। अगर सबूत इकट्ठा नहीं हो रहा है तो आप मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। मैम अगर फिजिकल वेरिफिकेशन करना प्रैक्टिकली पॉसिबल हुआ तो the logical sequence of the procedures to be followed by the auditor is to evaluate the management procedures, observe the performance, inspect the inventory and perform test counting. It is MOTI नहीं, MOIT, ठीक है? So what is the logical sequence of the procedures to be followed? It is MOIT. इसके बाद इफ एट ऑल द एविडेंसेस, इफ एट ऑल द इन्वेंट्री इज लाइंग एट थर्ड पार्टी, तो हम लोग क्या करेंगे, थर्ड पार्टी को कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, अदर ऑडिट प्रोसीजर्स फॉलो कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू डिसाइड कि वेदर आई शुड प्लान फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक और नॉट, वी शुड टेक इन टू कंसिडरेशन द फॉलोइंग फैक्टर्स।
WIP, स्टेज, वर्क इन प्रोग्रेस है कि नहीं है, द आइटम्स, द नेचर ऑफ इन्वेंट्री, बेसिकली ये इन्फ्लेमेबल है नहीं है, हमको काम पता चलेगा नहीं पता चलेगा, इंटरनल कंट्रोल कैसा है इन्वेंट्री पे, एक्सपर्ट की नीड है कि नहीं, लोकेशन कहाँ रखा हुआ है इन्वेंट्री। तो ये सारे फैक्टर्स के बेसिस पे यू विल हैव टू प्लान द फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री। द नेचर ऑफ इन्वेंट्री, स्टेज ऑफ कंप्लीशन, रिस्क, नेचर ऑफ इंटरनल कंट्रोल, फिजिकल वेरिफिकेशन का टाइमिंग, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है कि नहीं है, लोकेशन एंड नीड ऑफ एन एक्सपर्ट। इसके बाद लिटिगेशंस एंड क्लेम्स, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, बेसिकली मुझे लगता है इसमें से क्वेश्चन आने के थोड़े बहुत चांसेस है। लिटिगेशंस एंड क्लेम्स के लिए व्हाट प्रोसीजर्स यू शुड फॉलो, यू शुड इंक्वायर विद द मैनेजमेंट, लीगल काउंसिल, एक्सटर्नल लॉयर्स, यू शुड रिव्यू द मिनट्स, you should also investigate the communication between the legal counsel and TCWG. Also आपको एक्सपेंस अकाउंट को वेरीफाई करना है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लीजिए। अगर मैनेजमेंट हमको इन्फॉर्मेशन देने के लिए रेडी है, गुड, अगर नहीं दे रहा है तो आप ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स अप्लाई कीजिए, सबूत मिलता है तो गुड, सबूत नहीं मिलता है तो मॉडिफाई कर दीजिए रिपोर्ट को। नेक्स्ट इज सेगमेंट रिपोर्टिंग। सेगमेंट रिपोर्टिंग के केस में वेरी ब्यूटीफुल स्टैंडर्ड बोलता है ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस विद रिगार्ड्स टू द प्रेजेंटेशन ऑफ सेगमेंट रिपोर्टिंग एंड दैट इज एज पर AFRF। मैम कैसे पता चलेगा, अंडरस्टैंडिंग यूज कर लीजिए कि मैनेजमेंट का क्या मेथड है टू प्रेजेंट दिस सेगमेंट रिपोर्ट्स। परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसीजर्स। मेथड्स के लिए इवैल्यूएट सच मेथड्स वेदर ऑल द डिस्क्लोजर्स रिक्वायर्ड एज पर IND AS आर कवर्ड और नॉट। टेस्ट चेक बेसिस पे मेथड्स को अप्लाई भी कर लीजिए, टेस्ट चेक बेसिस पे एप्लीकेशन भी देख लीजिए। Examples of the matter relevant for understanding these matters are, this is para number 827 guys, para number 827 of essay 501। इसका क्वेश्चन हमको जुलाई वाले पेपर में देखने मिला था, जुलाई 21। तो चलिए क्या है, सो एग्जाम्पल्स ऑफ द मैटर रेलिवेंट फॉर ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस मैटर। हम लोगों ने बोला कि मेथड को अंडरस्टैंड कर लीजिए। एग्जाम्पल्स, कौन से मेथड्स को चेक करेंगे, मैटर्स सच एज सेल्स, ट्रांसफर, asset, cost location, expenses, elimination of inter-segment, comparisons between budget and the actuals, allocations of assets, costs, that is expenses, consistency with the prior periods and the adequate disclosures whether they are inconsistent or consistent। ये matters है जिसको हमको verify करना है in order to understand the method used by the management to present the segment reports। So there you complete essay 501 का quick revision. Next jumping to essay 505. 505 talks about external confirmation. What is external confirmation? It is a process of obtaining information from the party who all are external. But हाँ, डायरेक्ट कंफर्मेशन मांगने से पहले आपको मैनेजमेंट का अप्रूवल लेना ही पड़ेगा आफ्टर obtaining prior approval from management। मैनेजमेंट रिक्वेस्ट, अगर मैनेजमेंट बोल रहा है नॉट टू परफॉर्म एक्सटर्नल कंफर्मेशन ना बोल दिया है तो परफॉर्म मत कीजिए। ऑल्सो अंडरस्टैंड कीजिए व्हाट इज इट जेन्युइनिटी, कि ये लोग क्यों डिनाई कर रहे हैं, क्यों रेफ्यूज कर रहे हैं, हमको मना कर रहे हैं टू कैरी आउट दिस कंफर्मेशन प्रोसेस। अगर आपको लगता है कि मैनेजमेंट का जो रिस्पॉन्स है वो ओके है, कंफर्मेशन ओके है, कोई बात नहीं, अदर ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स अप्लाई कीजिए। बट अगर आपको लगता है कि नहीं, मैनेजमेंट अननेसेसरी इज ट्राइंग टू रेस्ट्रिक्ट माई स्कोप, so in case of restriction of scope of audit you can issue qualified or disclaimer of opinion। Next, the process of external confirmation, firstly select the item, secondly design the format, thirdly factors जो आपको consider करना है वो है कौन सा form of confirmation है, mode of communication क्या है, जो पर्सन से हम कंफर्मेशन मांग रहे हैं क्या वो रिलायबल है, क्या पास्ट एक्सपीरियंस, लास्ट टाइम मैंने आपसे कंफर्मेशन मांगा था आपने मुझे रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। सो इन सारी चीजों के बेसिस पे आई विल हैव टू कंसिडर कि मैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट करूं या ना करूं। नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन, असर्शन जिसके लिए या फिर रिस्क जहां पे हमको ज्यादा लग रहा है, एबिलिटी ऑफ थर्ड पार्टी टू कंफर्म द रिक्वेस्ट। गाइज ऐसा सेम क्वेश्चन मैंने 330 में भी आपको सिखाया था, याद आ रहा है? गुड। सो रिक्वेस्ट बना ली, फॉर्मेट डिसाइड कर लिया, अब कम्युनिकेट करिए और रिस्पॉन्स को ऑब्टेन कीजिए। फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन जो आप इकट्ठा कर सकते हो वो है 2 फॉर्म्स, पॉजिटिव कंफर्मेशन, नेगेटिव कंफर्मेशन। पॉजिटिव कंफर्मेशन का मतलब होता है वेयर इन यू आर ऑब्टेनिंग या फिर यू आर सीकिंग रिस्पॉन्स इन बोथ द केसेस वेयर द कंफर्मिंग पार्टी अग्रीज और इवन इफ ही डिसअग्रीज, दोनों ही केस में रिक्वेस्ट चाहिए ही चाहिए। नेगेटिव कंफर्मेशन, वी वांट योर रिप्लाई ओनली इन केस यू आर डिसअग्री, आप अगर डिसअग्री कर रहे हो तभी ही रिस्पॉन्ड देना। मैम हमको कैसा पता चलेगा हमको पॉजिटिव कंफर्मेशन देना है या नेगेटिव? सो अगेन फैक्टर्स,
फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल सीकिंग नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। रिस्क कम होगा तो नेगेटिव कंफर्मेशन चल जाएगा। पॉपुलेशन इज एक्चुअली हैविंग स्मॉल आइटम्स, होमोजीनियस आइटम्स है, तो नेगेटिव कंफर्मेशन चल जाएगा। अगर एक्सेप्शन का रेट लो है, मतलब हमको नहीं लगता कि कुछ गड़बड़ी हो सकती है, नेगेटिव कंफर्मेशन चल जाएगा। एंड हाँ, ऑडिटर इज नॉट अवेयर अबाउट एनी सर्कमस्टांसेस वेयर द कंफर्मिंग पार्टी विल डिसरिगार्ड योर रिक्वेस्ट। अगर ऐसे 4 सिचुएशन है तो हम लोग बोलेंगे कि भाई साहब आप मांग लीजिए नेगेटिव कंफर्मेशन, अदर देन दिस आप हर जगह पे पॉजिटिव कंफर्मेशन मांगे। नॉन रिस्पॉन्स, व्हाट इज नॉन रिस्पॉन्स? नॉन रिस्पॉन्स का मतलब होता है फेलियर ऑफ कंफर्मिंग पार्टी टू रिस्पॉन्ड। करस्पॉन्डिंग पार्टी आपको रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है। एंड एक्सेप्शन, ये आता है उनके साइड से, ठीक है, सामने वाले ने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया, नॉन रिस्पॉन्स। एंड एक्सेप्शन, एक्सेप्शन का क्या मतलब होता है? आप जो कह रहे हो और वो जो बोल रहे हैं वो अलग है। मैंने आपसे पूछा कि सर आप 5 लाख के डेटर हो, आप मुझे बोलोगे नहीं मैम मैंने तो पूरा पैसा दे दिया, मैं डेटर ही नहीं हूँ। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेप्शन। सो रिस्पॉन्स दैट इंडिकेट डिफरेंस बिटवीन द इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड एंड टू बी कंफर्म्ड। मैम कौन से एरियाज में हम लोग एक्सटर्नल कंफर्मेशन मांग सकते हैं? यू कैन आस्क फॉर एक्सटर्नल कंफर्मेशन फ्रॉम बैंक, डेटर्स, क्रेडिटर्स, जहां पे आपको वेरीफाई करना है मॉर्टगेज, या फिर व्हेन द इन्वेंट्री इज लाइंग विद स्टॉक, थर्ड पार्टी, इन्वेंट्री और स्टॉक इज लाइंग विद थर्ड पार्टी। नेक्स्ट गाइज, इसमें और एक छोटा सा कंसेप्ट है। सी फॉर एग्जाम्पल, यू बीइंग ऑडिटर, you are asking for external confirmation request from daters. Which assertion you are trying to verify? Which assertion you are trying to verify? Yes, very good. You are trying to verify existence as an assertion. Existence. तो इतना याद रखिएगा, ये मैंने आपको पूरा इलेबोरेशन में सिखाया हुआ है, डीप इन डिटेल डिस्कशन हुआ है। तो याद है ये पॉइंट जब हम लोगों ने नोट्स टू अकाउंट्स किया, बुक में नोट करके रखा था ये पॉइंट। एक्सटर्नल कंफर्मेशन आपने मांगा है फ्रॉम द डेटर्स एंड दिस इज फॉर विच असर्शन? दिस इज फॉर एग्जिस्टेंस एज एन असर्शन। यहाँ पे यू कंप्लीट 505। नाउ लेट्स जंप टू 510। इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, आपको याद है हम लोग कैसे बुलाते हैं इसको? पहला नशा पहला खुमार। इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट मतलब पहली बार आपने इस एंगेजमेंट को एक्सेप्ट किया है ऑडिट करने के लिए। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट? पहली बार ऑडिट करना। एन एंगेजमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वेयर प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर नॉट ऑडिटेड। मतलब इस साल आप पहली बार ऑडिट कर रहे हो, या फिर पिछले साल ऑडिट किसी और ने किया था। सेम सिचुएशन, मतलब इस साल आप पहली बार ऑडिट कर रहे हो। सो व्हाट इज इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट? वेयर प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ईदर वर नॉट ऑडिटेड और दे वर ऑडिटेड बाय सम अनदर ऑडिटर, दैट इज प्रीडिसेसर ऑडिटर। वेरिफिकेशन प्रोसेस, व्हाट विल वी वेरीफाई? देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम लोग करस्पॉन्डिंग फिगर्स और वो कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन की ओर के कंसेप्ट्स को टैकल करें तो आपको भी पता है, हमें भी पता है, प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे इंडिया में हम लोग ओपिनियन नहीं देते। What are we requiring to verify that last year closing is appropriately brought forward in current year's opening? And second, last year's closing was correct such that current year's opening is correct. बराबर? So हम लोग क्या चेक करेंगे? Whether the financial statements were audited? No, तो ये initial audit engagement है, प्रोसीजर लगा दो। Yes, तो क्या predecessor auditor था? नहीं, पिछले साल आप ही ने ऑडिट किया, करंट ईयर आप ही ऑडिट कर रहे हो, तो स्टॉप, ये रेकरिंग ऑडिट हो गया, पहला नशा नहीं है, ये तो बचपन का प्यार है, ठीक है, तो ये रेकरिंग ऑडिट हो गया, तो स्टॉप। अगर ऐसा नहीं है, से फॉर एग्जांपल प्रीवियस ईयर कोई और था, आज इस टाइम पे आप हो ऑडिटर, तो आप क्या करोगे? चेक करोगे कि क्या लास्ट टाइम का ऑडिटर का रिपोर्ट क्वालिफाइड था। इफ यस, देन यू विल अप्लाई 710 का प्रोसीजर्स एंड यू विल मॉडिफाई द रिपोर्ट एज पर 705। मैम फ्रैंकली स्पीकिंग, जो लास्ट टाइम का ऑडिटर ने ओपिनियन दिया एंड जो मुझे लग रहा है आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द ओपिनियन ही एक्सप्रेस्ड, आप प्रोसीजर्स अप्लाई कीजिए, ठीक है। इफ यस, देन आप प्रोसीजर्स अप्लाई, दिस इज दिस वे, आप प्रोसीजर्स अप्लाई कीजिए। मैम क्या प्रोसीजर्स है बताऊंगी आप। एल्स एवरीथिंग इज प्रॉपर, कुछ भी गलत शलत नहीं है, एवरीथिंग इज अप्रोप्रिएट। प्रीडिसेसर ऑडिटर है, आप खुश हो उसके रिपोर्ट से, उसके रिपोर्ट में कोई भी मॉडिफिकेशंस नहीं है, तो सिंपली इतना टैली कर लो, last year closing is appropriately brought forward as current year's opening balances.
टैली कर लो बैलेंसेस, ठीक है। व्हाट आर द प्रोसीजर्स? प्रोसीजर सेज दैट यू नीड टू ऑब्टेन, LY का मतलब है लास्ट ईयर, यू नीड टू ऑब्टेन चेक द क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ द प्रीवियस ईयर, इन्वेस्टमेंट का, फिक्स्ड एसेट का, रिजर्व्स का, शेयर कैपिटल, लोन, कैश, क्रेडिटर्स, डेटर्स, इन सब के लिए प्रीवियस ईयर के क्लोजिंग के ऊपर आपको एविडेंसेस इकट्ठा करने रहेंगे। समझ में आता है? पक्का श्योर? डन डन डन। देयर यू कंप्लीट सिंपली द फास्ट क्विक रिविजन ऑफ ऐसे 510। Next is analytical procedures 520, a very beautifully crafted standards। 520 क्या बोलता है? Analytical procedures का मतलब क्या है? Analytical procedures का मतलब है evaluations of financial information through the analysis of plausibly linked, मतलब plausible relation between the financial and non financial information। मतलब क्या? एक financial data है, एक non financial data है, इनके बीच में कोई plausible relationship find करना, उसको अंडरस्टैंड करना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर, दैट इज एनालिसिस। इट ऑल्सो एनकम्पासेस सर्च इन्वेस्टिगेशन एज इट इज नेसेसरी। देखिए स्टूडेंट्स, कभी हम एक्सपेक्ट करके जाते कि लास्ट टाइम इन लोगों का सेल था 75 करोड़, अभी हो जाना चाहिए 100 करोड़, ये है हमारी एक्सपेक्टेशन। मैंने एनालिसिस किया, इफ अवर एक्सपेक्टेशंस आर मैचिंग, गुड। अगर इनका सेल्स 75 से 20 हो गया, नाउ देयर इज अ ड्रास्टिक चेंज इन द एक्सपेक्टेशन, यहाँ पे वो लोग हमको कहते हैं कि मैम यू कैन इवन इनकम्पास इन्वेस्टिगेशन वेयर सम फ्लक्चुएशंस आर आइडेंटिफाइड, वेयर द एक्चुअल डेटा डिफर्स फ्रॉम योर एक्सपेक्टेड वैल्यूज बाय अ सिग्निफिकेंट अमाउंट। नेक्स्ट, एनालिटिकल प्रोसीजर इंक्लूड्स व्हाट? टू थिंग्स, कंपैरिजंस एंड चेकिंग रिलेशनशिप्स। कंपैरिजंस में क्या आता है? करंट ईयर प्रीवियस ईयर, एक्चुअल बजट, एंटिटी विद इंडस्ट्री। करंट ईयर प्रीवियस ईयर, एक्चुअल बजट, एंटिटी विद इंडस्ट्री। रेशियोज इवैल्यूएट करना, रिलेशनशिप वेरीफाई करना, इकोनॉमिक ट्रेंड, रेशियोज, कंडीशंस, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विद अदर रेलेवेंट नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वेरीफाई करना। नेक्स्ट, सो एनालिटिकल प्रोसीजर्स वी वेरीफाई, वी एक्चुअली यूज फॉर चेकिंग कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन। जो चीज इजी है, जो चीज वाउचिंग से, वेरिफिकेशन से, इन सब से पता चलती है, तो वहां पे एनालिटिकल प्रोसीजर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। What is the purpose of analytical procedures? We need to obtain reliable evidences and we need to conclude having a proper evidences। तो analysis से हमको ये भी पता चल जाएगा कि हाँ भाई हाँ, हमने जो conclusion draw किया है वो सही है। Next, time of performing analytical procedures. So you perform analytical procedures throughout the course of audit, planning stage, एग्जीक्यूशन स्टेज एज वेल एज टेस्टिंग स्टेज। आपने देखा होगा रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स में भी ORAI AI एनालिटिकल प्रोसीजर था, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स में भी ORAI CAAI, वहां पे भी एनालिटिकल प्रोसीजर था। तो एनालिटिकल प्रोसीजर इज कैरिड आउट थ्रू आउट ऑडिट, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड कंप्लीशन। What are the tests? What are the techniques used as substantive analytical procedure? This is a part of appendix in your BEAR standards. Pronouncement की किताब में ये आपको मिलेगा appendix के साइड पे, ठीक है। ये है स्टार, की कोड क्या है अपना? स्टार। स्ट्रक्चर मॉडलिंग, ट्रेंड एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ रेशियो एंड रीजनेबलनेस टेस्ट। जैसे कि हम लोग एक लीनियर प्रोग्रेशन के हिसाब से लास्ट ईयर इतना था तो करंट ईयर कितना, दैट इज स्ट्रक्चर मॉडलिंग। ट्रेंड एनालिसिस, 15 साल से कंपनी का ग्रोथ अराउंड 5% पे चल रहा है, दैट इज ट्रेंड, जहां पे हम लोग रेशियोज नहीं ट्रेंड देखते हैं। नेक्स्ट इज रेशियोज, इंडिविजुअल आइटम प्रेडिक्ट नहीं हो पाता तो हम लोग क्या करते हैं? रिलेशनशिप मैच कर देते हैं कि सेल्स इज टू डेटर का रेशियो क्या है, सेल्स इज टू कैश का रेशियो क्या है, असेट इज टू सेल्स का रेशियो क्या है। क्योंकि एक आइटम मैं वेरीफाई नहीं कर पा रही हूँ तो मैं दो चीज का रिलेशनशिप मैच करके रेशियो चेक कर लूंगी। नेक्स्ट इज रीजनेबलनेस टेस्ट। व्हाट इज रीजनेबलनेस टेस्ट? यूजुअली दे आर एप्लीकेबल फॉर इनकम आइटम्स, कि जो खर्चा वो लोग बोल रहे हैं क्या ये लेजिटिमेट है, क्या ये रीजनेबल है एंड स्टफ। सो दीज आर the techniques available for applying substantive analytical procedures. It is STAR, structure modeling, trend, analysis of ratios, reasonableness test. Next, analytical procedures to be used as substantive test. Again, this is important. This is so very important. इसमें चार चीज आती है कि कब मैं analytical procedures को substantive analytical procedures के नाम पे यूज करूं। It is S, RED, suitability, reliability, expectation of exception, differences. Suitability में हम लोग क्या बोलते हैं कि it is more applicable for large volume of data.
हम एनालिसिस तभी ही करेंगे जब कोई रिलेशनशिप है। अगर कोई रिश्ता ही नहीं है तो एनालिसिस देख करके क्या फायदा। नाउ से फॉर एग्जांपल परचेजेस एंड कैश आर नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर, तो वहां पे काहे का मैं एनालिसिस करके फायदा है। तो वो लोग बोलते हैं द एप्लीकेशन ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर इज बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेशंस दैट रिलेशनशिप अमॉन्ग द डेटा एग्जिस्ट, रिश्ता है और रहेगा, exist and may continue in absence of any condition to contrary, in absence of any condition to contrary, जब तक कुछ गलत नहीं होगा ये डेटा जो मैं वेरीफाई कर रही हूँ, एनालाइज कर रही हूँ, इनके बीच में प्लॉजिबल रिलेशनशिप है, दैट इज चेकिंग द सुटेबिलिटी। नेक्स्ट रिलायबिलिटी। अगर मैंने एनालिटिकल प्रोसीजर्स यूज किया तो हाउ विल आई बी एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या ये एनालिटिकल प्रोसीजर रिलायबल है कि नहीं है। बेस्ड ऑन द डेटा, मुझे जो डेटा मिला उस पे मैंने एनालिसिस किया, पता चला डेटा ही गलत है तो एनालिटिकल प्रोसीजर रिलायबल होगा नहीं ना। सो रिलायबिलिटी इज डिपेंडेंट ऑन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कंपैरिजन ऑफ इंफॉर्मेशन, नेचर एंड द रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, लास्ट इंटरनल कंट्रोल्स ओवर प्रिपरेशन ऑफ सच इंफॉर्मेशन। So this is reliance over analytical procedure. Mark this as an expected exam question. Next, expectations of recorded amount. Say for example, कोई अमाउंट कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिखित है, कोई अमाउंट कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिखित है। सो हम लोग ये चेक करेंगे कि क्या एक्यूरेसी से ये हम लोग प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ डिसएग्रीगेशन, इट डिपेंड्स अपॉन कितना हम प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन हाउ मच इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। अगर मैं फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा को कंपेयर करना चाहती हूँ बट मेरे पास ये डेटा ही नहीं है तो अरे तो क्या, तो ये इंफॉर्मेशन को हम लोग प्रेडिक्ट या फिर एनालाइज नहीं कर पाएंगे। तो दैट इज एक्सपेक्टेशंस ऑफ रिकॉर्डेड अमाउंट। लास्ट इसमें एस रेड का डी, डिफरेंस बिटवीन। जैसे मैंने आपको कहा था कि आई वाज एक्सपेक्टिंग द सेल्स टू बी 100 CR बट इन्होंने सेल्स बुक किया 20 CR, सब्सटैंशियल अमाउंट से डिफरेंशिएशन है। तो अब हम क्या करें, इफ डिफरेंस इन रिकॉर्डेड अमाउंट आर एक्सपेक्टेड एंड द अमाउंट इज ऑल्सो वेरी सब्सटैंशियल, तो यहाँ पे मुझे इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दो चीज आती है गाइस, इंक्वायरिंग विद द मैनेजमेंट, ऑब्टेनिंग द रिस्पॉन्सेस एंड ऑल्सो परफॉर्म अदर ऑडिट प्रोसीजर्स, दो चीज आती हैं। नेक्स्ट, एनालिटिकल प्रोसीजर्स एट कंक्लूजन स्टेज। कंक्लूजन जब भी आप फॉर्मुलेट कर रहे हो तभी एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करो कि जो एविडेंसेस के बेसिस पे आप कंक्लूड कर रहे हो वेदर दे आर अप्रोप्रिएट और नॉट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंसिडरेशन विथ रिगार्ड्स टू PSU। से फॉर एग्जांपल गाइस, आप एक PSU का ऑडिट कर रहे हो और एक प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटी का ऑडिट कर रहे हो, काम दोनों का सेम है, तो क्या इन दोनों के नंबर्स को आप एनालाइज करके कंपेयर कर सकते हो? नॉट ऑलवेज आई कैन से, ठीक है। तो जहां जहां एनालिसिस पॉसिबल है वहां करिए, जहां एनालिसिस पॉसिबल है ही नहीं, गवर्नमेंट एंटिटी है, PSU है या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो जहां पे एनालिसिस कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है वहां पे आपको एनालिसिस नहीं करना है। सो एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय PSU are more for public and hence they may have very less relationship with the expenses and the revenue. PSU may treat acquisition of asset as revenue. This is para number A11 बच्चों। पैरा जो भी प्रोनाउंसमेंट्स लेकर के बैठे हैं, आपको पता है हम लोग रेगुलर क्लास में प्रोनाउंसमेंट डीप इन डिटेल पढ़ते हैं, सो मेक श्योर दैट आपको ये सारा चीज रिकलेक्ट हो रहा है। PSU may treat the acquisition of asset as a revenue item where others may capitalize it, जो PSU नहीं है। However, यहाँ पे तो रिलेशन नहीं बैठ पा रहा है तो हम लोग कंपैरिजन नहीं करेंगे। हावेवर, जो कॉस्ट उनको लग रहा है, अगर मटेरियल हम भी हाई क्वालिटी का यूज करें तो वही कॉस्ट हमें भी लगेगा, तो कॉस्ट पर किलोमीटर ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन एग्जांपल दिया है, ये सेम हो सकता है। नंबर ऑफ व्हीकल परचेज्ड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ व्हीकल्स रिटायर्ड, ये भी सेम हो सकता है। सो आपको शांति से ये देखना है कौन से एलिमेंट PSU के प्रॉफिट ओरिएंटेड यूनिट के साथ मैच कर रहे हैं, तो वहां पे आप एनालिसिस कीजिए। अगर नहीं कर रहे हैं तो वहां पे आपको एनालिसिस नहीं करना है। गॉट इट? चलो, गुड वन। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट इज SA 530। SA 530 गाइस टॉक्स अबाउट ऑडिट सैम्पलिंग। सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है? नमूना सिलेक्ट करना।
So namuna select karna. So what is the meaning of the word audit sampling? Wherein we apply the procedures on less than 100% of the population, but we draw conclusion on overall 100% of the population. मतलब हम लोग population में से पहले तो नमूना select करेंगे, that is samples. Samples को evaluate करने के बाद हम लोग conclusion पूरे population पे draw करेंगे. So इसके लिए population के लिए कुछ characteristics है. From the population we are going to select samples. So कुछ characteristic है of population. It is CAR, CAR. कंप्लीटनेस, पॉपुलेशन कैसा होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, इट शुड बी अप्रोप्रिएट एंड इट शुड बी रिलायबल. ठीक है. सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन? द पॉपुलेशन मस्ट बी कार, कंप्लीट, अप्रोप्रिएट एंड इट मस्ट बी रिलायबल. नेक्स्ट आता है अप्रोचेस ऑफ सैंपल सिलेक्शन. देयर आर टू अप्रोचेस. अप्रोचेस कितने हैं याद रखिएगा. देयर आर टू अप्रोचेस ऑफ सैंपल सिलेक्शन. एमसीक्यू क्वेश्चन है. अप्रोचेस में आता है स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग, नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग. स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग का मतलब होता है इट अप्लाइज मैथमेटिकल टूल, इट हैज प्रोबेबिलिटी थ्योरी इम्प्लाइड, इट नोज, इट एक्चुअली कैलकुलेट्स द रिस्क एंड उसके बेसिस पे सैंपल्स को सिलेक्ट करते हैं. दैट इज स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग. नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग का मतलब होता है इट इज एक्सपीरियंस, इट इज बेस्ड ऑन कॉमन प्रैक्टिसेस टू चेक द लार्जर नंबर ऑफ डेटा. जजमेंट का यूज करते हैं हम लोग, कुछ ह्यूमन बायस भी इन्वॉल्व होता है. तो दिस इज नॉन सैम्पलिंग, बेस्ड ऑन अवर नॉलेज, जजमेंट, एक्सपीरियंस के बेसिस पे सैंपल को सिलेक्ट करना. नॉन स्टैटिस्टिकल. अब यहाँ पे और एक चीज तुमको समझा दूं. 5 मेथड्स में से अगर मैं अप्रोचेस के वाइज डिवाइड करने जाऊं तो थोड़ा डिविजन कर लेते हैं. या हियर यू गो. सैंपल सिलेक्शन. सैंपल सिलेक्शन में दो अप्रोचेस है, एज आई टोल्ड यू, स्टैटिस्टिकल, नॉन स्टैटिस्टिकल. स्टैटिस्टिकल में गाइज दे हैव 3 मेथड्स एंड हियर दे हैव 2 मेथड्स. यहाँ पे आता है रिम, रैंडम सैम्पलिंग, इंटरवल सैम्पलिंग, मॉनिटरी वैल्यू वेटेड सैम्पलिंग. यहाँ पे आता है ब्लॉक सैम्पलिंग एंड हैपहज़ार्ड सैम्पलिंग. हैपहज़ार्ड सैम्पलिंग. रैंडम सैम्पलिंग अगेन इज डिवाइडेड इनटू 2. कौन सा कलर सिलेक्ट करूं? ग्रीन. ओके. रैंडम सैम्पलिंग इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 एंड दैट इज स्ट्रैटिफाइड एंड सिंपल. ठीक है. सो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग एंड स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग. सो अभी एक एक करके पहले तो इसका मीनिंग समझते जाओ. स्ट्रैटिफाइड एंड सिंपल. Statistical, as I told you, it has a mathematical tool. Random sampling का मतलब होता है wherein each and every sample has equal chances of selection. Stratified में क्या करेंगे? हम लोग population को stratas में divide करेंगे. स्टार्टास में डिवाइड करने के बाद यहाँ पे रैंडम सैम्पलिंग के बेसिस पे नमूनों को सिलेक्ट करेंगे. इंटरवल सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है? अ रेगुलर इंटरवल इज गिवन. एवरी 10th वाउचर सिलेक्ट करना. सी फॉर एग्जांपल 10th, 20th, 30th, 40th, सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो एवरी 10th वाउचर सिलेक्ट करना. यहाँ पे एक सिस्टमैटिक इंटरवल दिया गया है इन सिलेक्शन. मॉनिटरी वैल्यू वेटेड सैम्पलिंग, यहाँ पे बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द सैम्पलिंग वी एड प्रायोरिटाइजेशन. हम लोग कहते हैं कि अरे यार ये तो बहुत ही बड़ा अमाउंट का वाउचर है, इसको तो सिलेक्ट करना ही पड़ेगा. सो बेस्ड ऑन द मॉनिटरी वी एड वैल्यू वेट्स टू द वैल्यू ऑफ द सैम्पल वाउचर्स एंड फिर उसको सिलेक्ट करते हैं. दैट इज मॉनिटरी वैल्यू वेटेड सैम्पलिंग. ब्लॉक सैम्पलिंग का मतलब होता है हियर वी सिलेक्ट अ कंटिन्यूअस आइटम. एक पूरा ही ब्लॉक उठाना. व्हाट इज एक पूरा ही ब्लॉक उठाना? जैसे कि मैंने मेरे आर्टिकल को कहा कि बेटा दिसंबर मंथ के सारे वाउचर्स ले लो. सो द फर्स्ट वाउचर विल बी फॉलोड बाय एवरी नेक्स्ट वाउचर. फर्स्ट के बाद सेकंड के बाद थर्ड के बाद फोर्थ के बाद फिफ्थ के बाद ऐसा. तो मैम इसमें ब्रेक नहीं होता? नहीं, इट इज अ कंटिन्यूअस सिलेक्शन ऑफ अ ब्लॉक. नेक्स्ट इज हैपहज़ार्ड सैम्पलिंग. व्हाट इज हैपहज़ार्ड सैम्पलिंग? हैपहज़ार्ड सैम्पलिंग का मतलब होता है इट इज नॉट अ स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ सैम्पल सिलेक्शन. ना कोई तरीका ना कुछ, अपने अंदाजे से कुछ भी सिलेक्शन कर लेना. यहाँ पे भी जैसे मैंने बोला कि बेटा अंदाजे से मुझे ऐसा लग रहा है दिसंबर का सारा वाउचर्स ले लो, वैसे यहाँ पे अंदाजे से जैसे जैसे मैं फाइल्स देख रही हूँ, वाउचर्स देख रही हूँ, रैंडम बेसिस पे, नो सिस्टमैटिक अप्रोच. ये भी है रैंडम बट इट हैज समथिंग कॉल्ड एज कॉन्शियस bias. Everyone clear with this? Pakka sure? So coming back to the topic. So when we said कि we have two approaches and 5 methods. ठीक है? What are the 5 methods? Here you go. Random, systematic, monetary value weighted sampling, haphazard and block. Random में और दो, simple and stratified. Cool? Okay, चलो अब आगे बढ़ते हैं. What are the factors to be considered by the auditor in order to decide upon the
एक्सटेंट ऑफ चेकिंग कि कितने हद तक जा करके चेकिंग करेंगे. इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन, स्टेट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, एडिक्वेसी ऑफ द रिलायबिलिटी ऑफ रिकॉर्ड्स, टॉलरेबल एरर, व्हाट इज द डिजायरेबिलिटी ऑफ द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस. इसके बेसिस पे हम लोग हद, एक्सटेंट सिलेक्ट करेंगे. नेक्स्ट आता है एडवांटेजेस ऑफ सैम्पलिंग. एडवांटेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग. द अमाउंट ऑफ सैम्पलिंग डज नॉट इंक्रीज इन द proportion टू द अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन. तो होता क्या है ना स्टूडेंट्स, जैसे ही आपका पॉपुलेशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा बड़ा है, सी फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर पॉपुलेशन. इस पॉपुलेशन में आपने इतना सैंपल सिलेक्ट किया है, आपने कहा कि हम लोग इतने सैंपल्स को सिलेक्ट करके इवेल्युएट करेंगे. अब ये पॉपुलेशन इतना बढ़ गया, तो पूरे पॉपुलेशन में से इतना जो इंक्रीज हुआ है, इट विल नॉट लीड टू कि अरे यहाँ पे भी चेंज कर दो, यहाँ पे भी एडिशन कर दो. नहीं, स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग में रिस्क ऑलरेडी, एक सेकेंड गाइस, या स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग में रिस्क ऑलरेडी कैलकुलेटेड है. बिकॉज रिस्क ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, द अमाउंट ऑफ सैंपल सिलेक्शन इज ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड, सो इट विल नॉट बी इन द प्रोपोर्शन टू द इंक्रीज इन पॉपुलेशन. तो ध्यान रखिएगा गाइस, always remember statistical sampling में selection of sample will not be equals to the increase in the population. समझ में आता है? पक्का श्योर? So that is the advantage of sampling. Second, sample selection is more objective and hence more defensive. अंडर द अप्रोच बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, स्पेसिफिक रिस्क को कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करके रखते हैं रिस्क और उसके बेसिस पे सैंपल सिलेक्शन करते हैं. सैम्पलिंग गिव्स अ प्रॉपर, अ बेटर डिस्क्रिप्शन फॉर अ लार्ज मास ऑफ डेटा. क्लियर? सो दैट इज एडवांटेजेस ऑफ सैम्पलिंग. ये मीनिंग हम लोगों ने कर लिया. फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं. द फैक्टर्स अफेक्टिंग सैंपल साइज. बच्चों सी इंटरमीडिएट लेवल पे दिस वाज आस्क्ड इन December 21 पेपर कि भाई साहब टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करते समय जब भी आप सैम्पलिंग कर रहे हो तो व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द सैंपल साइज. तो द फैक्टर्स अफेक्टिंग सैंपल साइज इज लेवल ऑफ अश्योरेंस जो आपको इकट्ठा करना है, टॉलरेबल रेट ऑफ डिविएशन, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविएशन, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड लार्जर पॉपुलेशन. जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ता है सेम प्रपोर्शन में सैंपल साइज नहीं बढ़ता, विल हैव अ वेरी माइन्यूट और नेग्लिजिबल चेंज इन सैंपल साइज. सो यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ एरर अगर ज्यादा है तो सैंपल साइज ज्यादा होगा. टॉलरेबल रेट ऑफ एरर ज्यादा है कि अगर मैं बहुत ज्यादा गलतियां अलाउ कर सकती हूँ, टॉलरेट कर सकती हूँ, तो मेरा सैंपल साइज कम होगा. मेरा डिजायर्ड लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, अश्योरेंस बहुत ही हाई है, मैं चाहती हूँ कि जरा से भी गलती ना हो, तो मेरा सैंपल साइज ज्यादा होगा. सो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं दीज आर द फैक्टर्स बेस्ड ऑन विच वी विल हैव टू डिसाइड व्हाट शुड बी द साइज ऑफ सैंपल सिलेक्टेड. सेम थिंग अप्लाइज टू टेस्ट ऑफ डिटेल्स कि कितना लेवल ऑफ अश्योरेंस आपको इकट्ठा करना है. अगर लेवल ऑफ अश्योरेंस इज हाई, ज्यादा सैम्पलिंग चाहिए होगा. अगर आपको अदर प्रोसीजर से एविडेंसेस मिल रहा है तो आपको सैम्पलिंग साइज कम रखेंगे फिर भी चलेगा. डिजायर्ड लेवल ऑफ अश्योरेंस, टॉलरेबल लेवल ऑफ मिसस्टेटमेंट, कितना लेवल ऑफ मिसस्टेटमेंट आप टॉलरेट कर सकते हैं. लास्ट एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ मिसस्टेटमेंट. गॉट इट? सो दैट इज व्हाट वी राइट इट हियर. व्हाट इज टॉलरेबल रेट ऑफ मिसस्टेटमेंट? हम लोग बोलते हैं कि जितना अमाउंट we can tolerate in the form of misstatement, it should not actually exceed the actual misstatement. हम लोगों ने अभी 320 पढ़ा, मैंने आपको बोला था 320 का उल्लेख 530 में भी आएगा. यू रिमेंबर परफॉर्मेंस मटेरियलिटी. सो यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट इज एप्लीकेशन ऑफ परफॉर्मेंस मटेरियलिटी. टॉलरेबल रेट ऑफ डिविएशन भी यही हम लोग कहते हैं कि कंट्रोल से कितना डिविएशन. हम लोगों ने टीओसी में ये बात करके रखी थी कि हम कंट्रोल्स पे रिलाई करते हैं, मतलब मैंने तो इस पे भरोसा किया, बट अगर हम जिस कंट्रोल्स पे भरोसा कर रहे हैं उसमें डिविएशन डिटेक्ट हो रहा है तो हम बोलेंगे मैंने तो इस पे भरोसा किया बट तू बेवफा निकली. सो इन दैट केस जो डिविएशन है ना, दैट इज इन केस ऑफ कंट्रोल्स. तो कितना कंट्रोल डिविएशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो या अलाउ कर सकते हो, दैट इज द लेवल ऑफ टॉलरेबल रेट ऑफ डिविएशन. हमेशा ध्यान रखना, डिविएशन इज अ टर्म फॉर कंट्रोल्स, मिसस्टेटमेंट्स इज अ टर्म फॉर असर्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल. असर्शन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, ठीक है. असर्शन लेवल पे या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे कोई भी मॉनेटरी अमाउंट, ठीक है. नेक्स्ट, रिस्क. रिस्क दो भागों में डिवाइड है, सैम्पलिंग रिस्क एंड नॉन सैम्पलिंग रिस्क. सैम्पलिंग रिस्क, नॉन सैम्पलिंग रिस्क. सैम्पलिंग रिस्क का मतलब होता है वेरिन इट इज एन इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ सैंपल. हैड इट बीन द केस हम लोगों ने पूरा पॉपुलेशन सिलेक्ट करके उसको चेक किया होता, हमारा ओपिनियन कुछ और होता, बट बिकॉज हमने सैंपल किया है हमारा ओपिनियन कुछ और है. दिस डिफरेंशिएशन इज नोन एज सैम्पलिंग रिस्क.
ये सैम्पलिंग रिस्क दोनों लेवल पे आएगा बच्चों, टेस्ट ऑफ कंट्रोल पे भी और टेस्ट ऑफ डिटेल्स पे भी। ये होता है अंडर रिलायंस, सॉरी ये होता है ओवर रिलायंस एंड दिस इज अंडर रिलायंस। मतलब बिकॉज मैंने सैम्पलिंग किया, मैं ये सोच रही हूँ कि क्या गजब कंट्रोल्स है यार, क्या सुपर हिट कंट्रोल्स है, कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग वेरी इफेक्टिवली। बट रियलिटी में अगर मैं पूरा पॉपुलेशन चेक करती तो हमारे पॉपुलेशन में से कंट्रोल्स इफेक्टिवली नहीं चल रहे। सो गलती क्या हुई है, मैंने ओवर रिलायंस किया है जो कि नहीं करना चाहिए था। कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली देन दे एक्चुअली आर विल लीड टू ऑडिट रिस्क। क्यों? क्योंकि मैं कंट्रोल्स पे ओवर भरोसा करके बैठी हूँ जिस पे मुझे भरोसा नहीं करना चाहिए था। बिकॉज मैंने भरोसा किया, मैं मेरा सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स कम परफॉर्म करूंगी। बिकॉज मैं मेरा सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स कम परफॉर्म कर रही हूँ, देयर इज अ चांस दैट आई एक्सप्रेस रॉन्ग ओपिनियन एंड दैट रॉन्ग ओपिनियन इज नोन एज ऑडिट रिस्क। नेक्स्ट, कंट्रोल्स आर लेस इफेक्टिव देन दे एक्चुअली आर। बेसिकली मैं भरोसा कर ही नहीं रही हूँ, अननेसेसरी हम लोग शक करें कि नहीं यार ये जो 2 कंट्रोल्स मैंने चेक किए थे दोनों के दोनों खराब निकले। अगर सिर्फ 2 कंट्रोल्स आउट ऑफ 100 आर नॉट ऑपरेटिंग इफेक्टिवली और मैं ये मान लूं कि कंट्रोल्स आर इनइफेक्टिव, it will add to my work burden. Because I'm not relying over controls, I will do extended procedures which is not required. So controls are less effective than they actually are, will lead to additional work burden. Test of details के केस में material misstatement does not exist. रियलिटी में गलतियां है, मिसस्टेटमेंट है, बट हमको मिली ही नहीं क्योंकि हमने सैम्पलिंग किया। दैट विल लीड टू रॉन्ग ओपिनियन। एंड लास्ट, मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट बट हमको लग रहा है मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, बट रियलिटी में मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। सो मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट, ये हमको लग रहा है, बट इनफैक्ट इट डज नॉट, रियलिटी में नहीं है। विल लीड टू एडिशनल वर्क बर्डन, हम लोग ज्यादा चेकिंग करेंगे। दिस इज सैम्पलिंग रिस्क। नेक्स्ट आता है नॉन सैम्पलिंग रिस्क। नॉन सैम्पलिंग रिस्क इज एनीथिंग बिकॉज ऑफ इनअप्रोप्रिएट प्रोसीजर्स, रॉन्ग कंक्लूजन्स, मिसइंटरप्रिटेशन, एनी रीजन अदर देन सैम्पलिंग, कुछ भी डिटेक्शन लेवल पे हो रहा है, दैट इज नॉन सैम्पलिंग रिस्क। Next is precautions. Very important, mark this as an expected exam question. Precautions should be taken by the auditor while applying test check techniques. जब भी आप सैम्पलिंग कर रहे हो, what are the precautions? देखो स्टूडेंट्स, अगर आपको पता है आप लेस देन 100% का चेकिंग कर रहे हो तो यू शुड बी वेरी श्योर एंड थरो कि जहां पे आप प्रोसीजर्स अप्लाई कर रहे हो ये सही मात्रा में और सही लेवल पे जा करके कर रहे हो। दैट इज थरो स्टडी करके जाओ ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बिफोर अडॉप्टिंग सैम्पलिंग। प्रॉपर स्टडी ऑफ इंटरनल कंट्रोल। जिन एरियाज में आपको लगता है कि नहीं ये फ्रॉड वाला एरिया है, यहाँ पे आप सैम्पलिंग नहीं कर सकते, तो अवॉइड, वहां पे फुल चेकिंग करो, सैम्पलिंग मत करो। बी केयरफुल, जैसे कि कंप्लायंस हो गया, अनयूजुअल ट्रांजैक्शन हो गया, फ्रॉड हो गया। प्रॉपर प्लानिंग करो, जो भी बैलेंसेस है उसको प्रॉपरली स्ट्रैटिफाई करके सैम्पलिंग अप्लाई करो। सैम्पल साइज अप्रोप्रिएटली डिटरमाइन करो बेस्ड ऑन द फैक्टर्स। इट शुड नॉट बी इन अ वे वेर इट इज बायस्ड, अनबायस्ड तरीके से सैंपल को सिलेक्ट करो। एंड एरर जहां पे आपको लगता है ना उसको प्रॉपरली अलोकेट करो और एनालाइज करो कि यार यहाँ पे तुमको गलतियां होने के चांसेस है। तो दीज आर द प्रिकॉशंस टू बी टेकन बिफोर अप्लाइंग टेस्ट चेक टेक्निक्स। नेक्स्ट इज प्रोजेक्शन ऑफ मिसस्टेटमेंट। प्रोजेक्शन ऑफ मिसस्टेटमेंट का मतलब होता है जहां पे आपने पॉपुलेशन में सैंपल को सिलेक्ट किया है और इस सैंपल्स में से आपको लगा है कि इस एरिया में मिसस्टेटमेंट है। तो डोंट यू फील पॉपुलेशन का ये एरिया मिसस्टेटेड है, सॉरी सैंपल का ये एरिया मिसस्टेटेड है, तो पॉपुलेशन में भी कहीं ना कहीं मिसस्टेटमेंट होगा, उसको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। दैट इज नोन एज प्रोजेक्शन ऑफ मिसस्टेटमेंट। सो आप जो लेवल पे सैंपलिंग कर बैठे हो उसको ब्रॉडर स्केल पे लेकर के आना, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ मिसस्टेटमेंट। मैंने आपको 450 वो आएगा एक्चुअली आगे 450 में बेयर स्टैंडर्ड में रेगुलर क्लास में ये चीज पढ़ाई थी। मिसस्टेटमेंट आर ऑफ 3 टाइप्स: फैक्चुअल मिसस्टेटमेंट, जजमेंटल मिसस्टेटमेंट एंड प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट। सो फैक्चुअल मिसस्टेटमेंट का मतलब होता है ये तो नक्की गलती है। जजमेंट का मतलब होता है यहाँ पे एस्टिमेशंस गलत है। और प्रोजेक्टेड का मतलब होता है यहाँ पे एस्टिमेशंस, जो प्रोजेक्शंस आप कर रहे हो यहाँ पे मिसस्टेटमेंट है। सो ये 450 का हिस्सा है बच्चों। 450 में हम लोगों ने ये चीज पढ़ा करके रखी है बेयर स्टैंडर्ड में रेगुलर में कि मिसस्टेटमेंट आर ऑफ 3 टाइप्स: फैक्चुअल, जजमेंटल, प्रोजेक्टेड। ठीक है। सो करंटली व्हाट आर वी स्टडीइंग? वी आर स्टडीइंग द प्रोजेक्शन ऑफ मिसस्टेटमेंट। Yeah. So auditor is required to project the misstatement for the population. क्यों? To obtain the broader view. ठीक है, दोनों लेवल पे करेंगे, TOC as well as TOD. Next is evaluations of sampling results.
सैंपल के रिजल्ट्स को इकट्ठा करो, उसको इवैल्यूएट करो इन ऑर्डर टू ड्रॉ सिस्टमैटिक कंक्लूजन। इवैल्यूएशन टीओसी लेवल पे हम लोग क्या करेंगे, एन अनएक्सपेक्टेडली हाई रेट ऑफ डिविएशन, जैसे कि हमको लगता है कि सैंपल लेवल पे ही, यहाँ पे सैंपल लेवल पे ही इतना सब कुछ गलत है यार, जितना पॉपुलेशन है उतना सब कुछ गलत है। सो वी विल अज्यूम दैट यस सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स हाई लेवल पे करने की जरूरत है, अनलेस एनी एविडेंसेस आर ऑब्टेन्ड बाय मी व्हिच इज सब्सटैंशिएटिंग माय असेसमेंट. So, an unexpectedly high sample rate of deviation may lead to increase in assessed risk of material misstatement unless the further evidences substantiating the initial assessment are obtained. TOD level पे हम लोग क्या करते हैं? So what we do is we have projected misstatement, है ना? हम लोग sample से population पे आ गए. Projected misstatement plus anomalous misstatement, this is a kind of buffer, मतलब it is not having additional value but it is having buffer. Projected misstatement plus anomalous misstatement will give you the best estimate, अब यहाँ पे ध्यान दो, this best estimate in this then is compared with tolerable rate of misstatement. If your best estimate is more than tolerable rate of misstatement, कंक्लूजन हम लोग ड्रॉ कर लेंगे कि आपने पॉपुलेशन शायद ढंग से नहीं किया, सैम्पलिंग शायद ढंग से नहीं किया, या मटेरियलिटी का लेवल गलत है. ठीक है, सो हियर सैम्पलिंग डज नॉट प्रोवाइड appropriate basis for conclusion. Appropriate basis for conclusion. If your best estimate is less than tolerable rate of misstatement, हम लोग ये कहेंगे that the population does not contain risk of material misstatement is not present. Last, if the best estimate is near to tolerable rate of misstatement, हम लोग कहेंगे that the population could contain risk of material misstatement. Everyone understanding this? Sure. RMM present, RMM not present. So this is substantive procedure, simple and easy. Projected misstatement plus anomalous rate of misstatement will give you best estimate. Then this best estimate is compared with tolerable, कहाँ गया? Is compared with exceeds tolerable rate of misstatement. अगर वो ज्यादा है तो हम लोग बोलेंगे it is not providing appropriate basis for conclusion. अगर वो कम है या फिर अगर वो equals to है तो क्या करेंगे? तो खत्म. यहाँ पे आपका ऐसे 530 का क्विक रिविजन खत्म होता है. चलिए अगला स्टैंडर्ड हमको करना है, दैट इज ऐसे 540. चलिए स्टूडेंट्स गियर अप विद द रिदम. 540 क्या बात करता है? 540 बात करता है जी एस्टीमेट्स, बात करता है ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग एस्टीमेट्स इंक्लूडिंग फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर्स. सो ऑल इन ऑल एस्टीमेट्स, फेयर वैल्यू एंड डिस्क्लोजर्स, ये तीन चीजों के बारे में चर्चा हुई है. पॉइंट नंबर 1, अकाउंटिंग एस्टीमेट्स का मतलब क्या होता है? अप्रोक्सीमेशन. हम लोग कहते हैं फेयर वैल्यू एस्टिमेशंस कहाँ लगने हैं. एग्जांपल्स के नाम पे ये क्वेश्चन आ सकता है. नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, इक्विटी शेयर बेस्ड पेमेंट्स, हो सकता है रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स हो रहा है, इम्पेयरमेंट ऑफ असेट, यहाँ हर जगह पे लगता है फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट. दूसरा अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के नाम पे हम लोग क्या कहते हैं? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन बेसिकली डिसाइडिंग अपॉन द यूजुअल लाइफ ऑफ असेट. तो यहाँ पे हम लोग करते हैं अलग प्रकार का एस्टिमेशन. तो दीज टू आर द एग्जांपल्स ऑफ फेयर वैल्यू एंड एस्टिमेट्स. What are the duties of auditor? Guys, duties of auditor होता है प्रोसीजर्स अप्लाई करना. प्रोसीजर्स अप्लाई करने में होता क्या है? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स इंक्लूडिंग इंक्वायरी एंड देन वी हैव फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स. So the auditor should obtain SAAE over the accounting estimates that they are reasonable and they are disclosed properly. So how will we do risk assessment? We will determine that how management is requiring the estimate, how management is doing this estimate. Reliable information है to provide this reliable estimate. Assumptions क्या है? क्योंकि estimations के लिए we need lots of assumption. And are there any change in the method or assumptions? How the experts are required to be needed. मतलब are we expecting कि कोई expert आकर के हमको gratuity के valuation के लिए, कोई expert आकर के हमको actual valuation के लिए help कर दे. So ये सारा चीज हम लोग consider करेंगे while performing our risk assessment procedures. मतलब ये सारा determine करना. After completing risk assessment procedures, understanding the risk of material misstatement attached with accounting estimates and fair value, we will decide upon further audit procedures. सबसे पहले हम लोग करेंगे verify the judgments
कि मैनेजमेंट ने इंडिपेंडेंटली जो जजमेंट लिया है वो वेरीफाई है कि नहीं है। अगर आपसे ना हो पा रहा है तो एक्सपर्ट की हेल्प ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कंपेयर द अकाउंटिंग एस्टिमेट्स विद द एंटिटी एंड द एंटिटीज आउटसाइड इन इंडस्ट्री, सेम इंडस्ट्री के एस्टिमेट्स को कंपेयर कर लीजिए। विंडो ड्रेसिंग को वेरीफाई कर लीजिए गाइज, वेदर दीज एस्टिमेट्स आर हाईली इन्फ्लेटेड, डिफ्लेटेड। विंडो ड्रेसिंग तो नहीं हो रहा है, मैनिपुलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो नहीं हो रहा, ये आपको वेरीफाई करना होगा। तो दीज आर द प्रोसीजर्स विच यू विल फॉलो, रिस्क असेसमेंट, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। नाउ गोइंग अहेड, नेक्स्ट एग्जांपल्स दैट हैव हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी। रुकिए जी जरा, आपको याद आ रहा है गाइस, जहाँ पे ऐसे 701 में व्हेन वी वर डिटरमाइनिंग केएएम का सेकंड पॉइंट, हाई रिस्क एरिया फर्स्ट पॉइंट था, सेकंड पॉइंट वेरी गुड, एरियाज इन्वॉल्विंग हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटीज। तो ऐसे कौन से एरियाज है विच आर इन्वॉल्विंग हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटीज? एग्जांपल्स आर द estimations which are highly dependent on judgment, estimations which are not measured as per recognized techniques, एस्टिमेशंस जो प्रीवियस ईयरली बने थे करंट ईयर बने हैं, बट इन दोनों में सब्सटैंशियल डिफरेंस है। नेक्स्ट, एंटिटी जो एस्टिमेशन लग रहा है उसका कोई स्पेसिफाइड मेथड नहीं है, या फिर एंटिटी खुद का ही मेथड यूज कर रही है, एंटिटी बोल रही है इट इज माय बिजनेस नन ऑफ योर बिजनेस। तो ऐसे चार सिचुएशन में जो एस्टिमेट्स लिए जा रहे हैं दे आर हाईली अनसर्टन। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन, अब ये देखिए स्टूडेंट्स, देखो आप पीके तो हो नहीं, अरे पीके मतलब हाथ पकड़ के ये तो नहीं समझ पाओगे कि मैनेजमेंट के दिमाग में क्या चल रहा है, बराबर। तो मैनेजमेंट के दिमाग में जो अजम्पशंस है वो उसकी बेसिस जो भी है, उन्होंने जो भी यूज किया है, हम लोग बोलेंगे कि भाई साहब जरा रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे दो ना। सो व्हाट इज दिस? इन ऑर्डर टू डिटरमाइन, मतलब टू डिटरमाइन वेदर द अजम्पशंस एंड एस्टिमेट्स आर रीजनेबल, obtain written representation. What written representation you want? You want written representation about the appropriateness, four things about the appropriateness of the management's process, कि उन लोगों ने जो चीज एस्टिमेशन करने के लिए यूज की है वो अप्रोप्रिएट है। Management's assumptions are appropriately reflecting their intentions and ability to carry on the specific course of action. ऐसा नहीं है वो बोल कुछ और रहा है कर कुछ और रहा है, उनको बोलो लिख करके दे दो, जो आप सोच रहे हो वो लिख करके दे दो। नेक्स्ट, द डिस्क्लोजर्स रिगार्डिंग दिस अकाउंटिंग एस्टिमेट्स आर एज पर एएफआरएफ। एंड लास्ट, हम लोग ये उनसे लिखवा करके लेंगे कि सर जस्ट लेट मी नो दैट there were no subsequent events which requires to be adjusted, मतलब ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ जिसका इम्पैक्ट एस्टिमेशन पे आए, जिसका एडजस्टमेंट एस्टिमेशन पे आए। तो ये चार चीजों के बारे में हम मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेंगे। नेक्स्ट, एग्जाम्पल्स ऑफ इंडिकेटर्स ऑफ पॉसिबल मैनेजमेंट बायस, मतलब क्या, मैंने आपको ये 700 में सिखाया था। मैनेजमेंट बायस का मतलब होता है मैनेजमेंट लैक्स न्यूट्रलिटी। अगर मैनेजमेंट कुछ चीज कर रहा है कुछ चीज नहीं कर रहा है, दैट मीन्स ही इज बायस्ड, वो कहीं ना कहीं कोई फेवरिंग पोजीशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए ले रहा है। तो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के लिए ऐसा कौन सा एरिया होगा कि वेयर मैनेजमेंट शोज देयर बायस? हम लोग ये देखेंगे, एग्जाम्पल्स ऑफ इंडिकेटर्स ऑफ द पॉसिबल मैनेजमेंट बायस विद रिस्पेक्ट टू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स इंक्लूड्स, पहला, चेंजिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स और द मेथड। आप सब्जेक्टिव असेसमेंट कर रहे हो, कहीं कोई एरियाज में चेंजेस कर रहे हो मेथड में। नेक्स्ट, यूज ऑफ एंटिटीज ओन अजम्पशन, मेरा वचन वही है सेशन, मान ही नहीं रहा इंडस्ट्री की बात, बोलता है इट इज माय बिजनेस नन ऑफ योर बिजनेस। नेक्स्ट, सिलेक्शन और कंस्ट्रक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट अजम्पशन yielding favorable position to the मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव, मतलब ऐसा सोच करके एस्टिमेट लगाना जिससे मैनेजमेंट का भला हो, प्रॉफिट का अर्निंग ज्यादा दिखे, पीएसयू ज्यादा दिखे, प्रॉफिटेबिलिटी हाई दिखे, सो इससे मैनेजमेंट का बायस दिखता है। नेक्स्ट, सिलेक्शन ऑफ अ पॉइंट ऑफ एस्टिमेट दैट में इंडिकेट अ पैटर्न ऑफ ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म। इसका मतलब क्या है समझो, मतलब मैनेजमेंट कुछ इस तरीके से अंदाजा लगा रहा है, इस तरीके के एस्टिमेशन कर रहा है जिससे आपको पॉजिटिव इंपैक्ट ज्यादा दिखे, सिर्फ अच्छा चीजें बताने की कोशिश कर रहा है। इट इज शोइंग दैट मैनेजमेंट इज ऑप्टिमिस्ट, इधर वेरी ऑप्टिमिस्ट और पेसिमिस्ट, मतलब हाईली एडवर्स एरियाज में जाना, ऑप्टिमिस्ट या पेसिमिस्ट। नेक्स्ट, मार्क दिस एज एन एक्सपेक्टेड एग्जाम क्वेश्चन गाइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेस्ट स्टैंडर्ड में से ये क्वेश्चन बनने के फुल चांसेस हैं। नेक्स्ट, डिस्क्लोजर इन अकॉर्डेंस विथ, जैसे कि हम लोगों ने कहा तीन चीजें हमको पढ़नी है, एस्टिमेट्स, फेयर वैल्यू, डिस्क्लोजर। तो एस्टिमेट्स फेयर वैल्यू तो हो गया, लास्ट पॉइंट कहता है डिस्क्लोजर इन अकाउंटिंग विथ एएफआरएफ। हमको ये देखना है क्या अजम्पशन आपने यूज किया है, क्या मेथड ऑफ एस्टिमेशन था, द बेसिस फॉर सिलेक्शन कि क्यों यही आपने मेथड सिलेक्ट किया, क्यों आपने कोई दूसरा मेथड सिलेक्ट नहीं किया, अगर चेंजेस किया है तो व्हाट इज द इफेक्ट एंड द इम्प्लीकेशंस। सो ये चीज आपको डिस्क्लोज करनी है एज पर एएफआरएफ। यहाँ खत्म होता है ऐसे 540। अब स्टार्ट करते हैं ऐसे 550 रिलेटेड पार्टी, वेरी ब्यूटीफुल स्टैंडर्ड। रिलेटेड पार्टी वाला पॉइंट क्या कहता है, आपका सोल ऑब्जेक्टिव होता है टू आइडेंटिफाई एंड डिस्क्लोज द रिलेशंस एज वेल एज द ट्रांजैक्शंस विद रिलेटेड पार्टी।
Identified and disclose what? The related party and the transactions with related party. मैम हु इज अ रिलेटेड पार्टी? हु कैन वी से ही इज अ रिलेटेड पार्टी? हम तो इंडिया में रहते हैं, हमारे लिए तो मामा के भाई के मासी के बेटे के काका की बुआ का भांजा भी हमारा रिलेटिव लगता है, राइट? अभी अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव हमारे लिए रिलेटिव कौन होगा समझते हैं. रिलेटेड पार्टी इज अ पर्सन हु इज एज डिफाइंड अंडर AFRF. अगर आप इंड AS 24 यूज कर रहे हो तो दैट पर्सन इज योर रिलेटेड पार्टी. AS 18 कर रहे हो तो वो जो कह रहे हैं दैट इज रिलेटेड पार्टी. इफ AFRF इज साइलेंट, AFRF डज नॉट एस्टैब्लिश रिलेटेड पार्टी, देन फर्स्ट पॉइंट, द पर्सन और एंटिटी हु इज इन्फ्लुएंसिंग और कंट्रोलिंग द रिपोर्टिंग एंटिटी. पॉइंट नंबर 2, एनी अदर एंटिटी ऑन विच द रिपोर्टिंग एंटिटी हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस. पॉइंट नंबर 3, हम लोग कहते हैं एन एंटिटी अंडर अ कॉमन कंट्रोल और विच इज अ क्लोज्ड बिजनेस, जहाँ पे इट इज ओन्ड बाय द फैमिली मेंबर्स, इनको हम लोग कहेंगे रिलेटेड पार्टी. बट देर इज वन एक्सेप्शन. वो लोग कहते हैं कि अगर कोई एंटिटीज विच आर अंडर अ कॉमन कंट्रोल ऑफ स्टेट, जैसे कि कोई गवर्नमेंट के कॉमन कंट्रोल में है, गवर्नमेंट A B, मैं लिख करके ही बताती हूँ, रुक जाओ. या सो दिस इज स्टेट. गवर्नमेंट की 1 2 3 तीनों में ही गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट करके रखा है, कंपनी A, कंपनी बी और कंपनी सी. यूं देखने जाए तो ये कॉमन कंट्रोल के नाते रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस में आ जानी चाहिए या फिर रिलेटेड के डेफिनेशंस में आ जानी चाहिए. बट हम लोग बोलेंगे कि ये रिलेटेड डेफिनेशन में नहीं आती है अनलेस दे आर नॉट रिलेटेड पार्टी, अनलेस दे हैव अ सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन, they have a significant transaction or significant resource sharing with each other. इन दोनों A और B, इन दोनों का रिलेशन हम तभी ही मानेंगे जब इन दोनों के बीच में एक रिलेटेड सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन है या फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ सिग्निफिकेंट रिसोर्स शेयरिंग कर रहे हैं. अगर ऐसा नहीं है तो भले कॉमन कंट्रोल है, ये दोनों रिलेटेड पार्टी नहीं माने जाएंगे. Got it everyone? So entities under a common control of state government, national, regional or local are not considered as related unless they are engaged in significant resource sharing, ठीक है, और ट्रांजैक्शंस विद ईच अदर. नेक्स्ट, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स रिलेटेड पार्टी के लिए क्या कहेंगे? सबसे पहला, अंडरस्टैंड द एंटिटी एंड द रिलेटेड पार्टीज. 315 अप्लाई करो, 240 अप्लाई करो, चेक करो कि अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस आर द इंडिकेटिंग फ्रॉड. मेंटेन द अलर्टनेस विद रिगार्ड्स टू द रिलेटेड पार्टी इन्फॉर्मेशन. स्केप्टिसिज्म अप्लाई करना अनिवार्य है. नेक्स्ट, शेयरिंग द रिलेटेड पार्टी इन्फॉर्मेशन विद द एंगेजमेंट टीम वेरी प्रॉम्प्टली. अगर हमको पता चला कि अच्छा ये भाई साहब डायरेक्टर का स्पाउस है, डायरेक्टर की स्पाउस है, सो इन दैट केस हम लोग हमारे एंगेजमेंट टीम को ये सारी चीज वेरी जल्दी से जल्दी बता देंगे. सो दिस आर रिस्क असेसमेंट प्रोसेस इन द रिलेटेड एक्टिविटीज. नेक्स्ट आता है रिस्पॉन्सेज रिलेटेड टू रिस्क एसोसिएटेड विद. पॉइंट नंबर 1, न्यूली आइडेंटिफाइड रिलेटेड पार्टी. लास्ट टाइम हम लोगों ने जो रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई की एंड दिस टाइम हम लोग जो रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हमको पता चला ओ माय गॉड, लास्ट टाइम दे हैड अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ रिलेटेड पार्टीज बट दे वर नॉट आइडेंटिफाइड और डिस्क्लोज्ड बाय द कंपनी. तो क्या करेंगे? Promptly communicate this to the engagement team. Inquire as to why the entities controlled failed to identify related party transaction. कि ऐसा क्या हुआ कि कंपनी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को कैच नहीं कर पाई. Evaluate, are there any indications of fraud? Next, perform additional audit procedures. समझ में आता है पक्का? नेक्स्ट आता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस. सी स्टूडेंट्स, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस करना मना नहीं है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस करना अलाउ है, बट इट शुड बी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस. अगर मैं ये स्टाइलस बेच रही हूँ, मैं मेरे रिलेटेड पार्टी को स्टाइलस बेचती हूँ, चलेगा. बट मैं ये स्टाइलस बेच रही हूँ, रिलेटेड पार्टी आया, मुझे कहा कि मैडम 10 लाख रुपए की जरूरत है, मैंने कहा ठीक है दिया. फाइनेंसिंग मेरा बिजनेस था क्या? नहीं. Now that transaction will be outside normal course of business. So what are the examples of outside normal course of business? Point number 1, complex equity transactions जहाँ पे acquisitions, merger वगैरह हो रहा है. Transactions which are out of offshore entities जहाँ पे corporate laws, regulations बहुत weak है, वहाँ transaction कर रहे हैं. बहुत ही ज्यादा डिस्काउंट पे आपने गुड्स ट्रांसफर किया, जैसे कि स्टाइलस मान लो 10,000 रुपए का है, मैंने बोला मेरे रिलेटेड पार्टी को कि विदाउट कंसिडरेशन लेके जा. दिस इज स्टाइलस बेचना मेरा बिजनेस था, बट स्टिल इट इज आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस. लास्ट, एंटरिंग इनटू ट्रांजैक्शंस व्हिच आर सर्कुलर, मतलब सेल एंड लीज बैक कर दिया, सेल एंड परचेज बैक कर दिया. तो दीज आर द टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटी रादर देन ऑपरेटिंग एक्टिविटी. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ONCB, आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस. मैम अगर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ऐसा कोई अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो व्हाट आर द प्रोसीजर्स? ABCD. A, check the authorization of such transaction. B, check the rationale behind such transaction. C, check the consistency with the management's explanation. D, disclosures evaluate कर दीजिए कि whether this transaction is appropriately disclosed as per AFRF.
Ensure that the transactions are transacted at arm's length price, कोई फेवरिंग पोजीशन नहीं होना चाहिए. Obtain a written representation relating to accounting treatment and the disclosures of the transactions with related party. हाँ, potential inherent limitations. Wait guys, नाटो का ओ का नेक्स्ट पॉइंट अगर आपको याद है, नेचर, ऑडिट प्रोसीजर्स, टाइम एंड कॉस्ट, अदर, ये इनहेरेंट लिमिटेशन था. आइला याद आया, इनहेरेंट लिमिटेशन. अभी नाटो में बच्चों हम लोगों ने पॉइंट पढ़े थे 4, गोइंग कंसर्न, कल्यूजन, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस एंड स्टैट्यूट. ये जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस पढ़ा था ना, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस में पोटेंशियल इनहेरेंट लिमिटेशंस होता है. क्या है? पहला पॉइंट, मैनेजमेंट दे देमसेल्व्स विल नॉट बी एबल टू अवेयर ऑफ ऑल द एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेटेड पार्टी. जैसे कि आज हम लोग कह रहे हैं, कई बार आपके साथ होता होगा घर पे, जहाँ पे आप फैमिली फंक्शंस में जाते हो एंड आपके पापा आपको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि अरे यू रिमेम्बर वो चेन्नई वाले काका है ना, ये उसका बेटा है. एंड यू आर लाइक कि या एंड आपको कुछ याद नहीं है. होता है कई बार ऐसा. What is that? That management themselves may not be aware about all the related parties. कि हाँ यार ये related party है, ये related party है. So this is inherent limitation. There is a risk of newly identified related party. अच्छा, उसी फंक्शन में हमारी पहली बार मुलाकात हुई. अच्छा आप मेरे भैया हो, ठीक है ठीक है. नेक्स्ट, रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स में हैव अ ग्रेटर रिस्क ऑफ कल्यूजन. देखिए स्टूडेंट्स, आपके सिबलिंग्स मतलब आपके रिलेटेड पार्टीज, भाई बहन, इनके साथ बहुत ज़्यादा हायर चांसेस होता है कि आप मिल करके कुछ गलत काम या फ्रॉड यूलेंट एक्टिविटी कर लो. सो व्हाट इज अ रिस्क? रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स में प्रेजेंट अ ग्रेटर अपॉर्चुनिटी कल्यूजन करना, कंसीलमेंट करना, मैनिपुलेशन करना. सो ये रिस्क होता ही है. सो दीज आर द रिलेशंस. नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. How can an auditor verify the existence of related party relations and transactions? मैम आपने कहने के लिए तो कह दिया कि रिलेटेड पार्टी रिलेशंस को चेक करो, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को चेक करो. हम कैसे चेक कर पाएंगे? तो दीज आर द प्रोसीजर्स. एंटिटी का इनकम टैक्स रिटर्न वेरीफाई करो. इन्फॉर्मेशन जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज को सप्लाई किया उसको आप वेरीफाई कर लो. शेयर होल्डर का रजिस्टर चेक कर लो. स्टेटमेंट्स चेक कर लो कि मैनेजमेंट का या फिर टीसीडब्ल्यूजी का कोई स्टेटमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है क्या. रिकॉर्ड्स चेक कर लो. पेंशन प्लान्स चेक कर लो. कॉन्ट्रैक्ट्स, अग्रीमेंट्स, इनवॉइसेस, करस्पॉन्डेंस, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो कंपनी ने लेकर के रखी है, इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट, कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो रीनेगोशिएट हुए हैं उसको वेरीफाई करो. एंड डॉक्यूमेंट्स विच आर एसोसिएटेड विद एंटिटीज फाइलिंग, जहाँ पे हम लोग कहते हैं कि सिक्योरिटी अथॉरिटी, सेबी के साथ अगर कोई प्रोस्पेक्टस में अगर कोई इशू में आपको दिखता है कि अरे ये तो रिलेटेड पार्टी लग रहा है, सो ये सारा वेरीफाई करो. आपको समझेगा कि हाँ दिस रिलेशन इज अ रिलेटेड पार्टी रिलेशन और दिस ट्रांजैक्शन इज अ ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टी. मार्केट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस. डन. यहाँ पे खत्म होता है आपका ऐसे 550. 560 सब्सिक्वेंट इवेंट्स. तो सब्सिक्वेंट इवेंट का मतलब क्या होता है? द मीनिंग ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट्स, आई गेस आप लोगों ने इन AS 10 AS 4 में कहीं ना कहीं ये अकाउंटिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से पढ़ करके रखा होगा. दैट एनी इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट आर कंसिडर्ड एज इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट आर कंसिडर्ड एज सब्सिक्वेंट इवेंट फॉर द मैनेजमेंट अकाउंटिंग पर्पसेस. अगर हम सेम चीज ऑडिटिंग पर्पसेस ये देखने जाए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट एज पर 560, तो वी हैव टू थिंग्स. The events occurring after the date of balance sheet till the date of audit report plus the events occurring even after the date of audit report. तो दो चीज आती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लेकर के ऑडिट रिपोर्ट की डेट तक एंड इवन आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट. ठीक है. सो अब यहाँ पे देखो, ये ए को यहाँ पे बड़ा ए करके मैंने प्रोसीजर सिखाए. तो वो ए वाले जो ट्रांजेक्शन है ना, फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट टिल द ऑडिट रिपोर्ट डेट, अगर ये इवेंट्स को आपको चेक करना है तो क्या प्रोसीजर्स आपको अप्लाई करने होंगे? बड़े ए में देख करके रखा है. बड़ा ए क्या बोलता है? बोलता है you need to perform the following procedures. That is, you need to review the management how they are identifying subsequent event. You need to inquire with the management about the occurrence of subsequent event. That is, the specific inquiries which are required to be done about the new commitments, borrowings, government compulsory acquisition, increment or decrement in the equity share capital, recoverability of asset, estimations, provisions, इनके बारे में आप specific inquiry करो. फिर आप लेटेस्ट मिनट्स, इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कैश फ्लो, बजट्स, इनको वेरीफाई करो, चेक कर लो. नेक्स्ट, यू कैन ऑल्सो वेरीफाई द लेटेस्ट पोजीशन ऑफ द केसेस और द कंटिजेंसीज व्हिच आर गोइंग ऑन. एंड लास्टली बट नॉट द लीस्ट, यू कैन ऑल्सो ऑब्टेन द रिटन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट that all the subsequent events are identified. So this was for the events occurring after the balance sheet date till the date of audit report. अब आगे. Next, if at all any facts that becoming known to the auditor are after the date of audit report, then अगर ऐसा हुआ है तो दो चीजें आती है गाइस. यहाँ पे आ जाइए नोट्स में. या
आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। सो आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट में दो चीजें आती है, दैट इज बिफोर द इशुएंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आफ्टर द इशुएंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो इन दोनों ही चीजों में मैंने मेरा रिपोर्ट दे दिया है, क्या कंपनी ने अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिकली दिया है? नहीं, दैट इज बिफोर द इशुएंस। क्या कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिकली दे दिया है? नहीं, दैट इज आफ्टर, सॉरी हाँ, दैट इज आफ्टर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो इन दोनों के लिए देयर आर फ्यू कॉमन स्टेप्स। कॉमन स्टेप्स में आता है डांस इंडिया डांस। डिटरमाइन दैट हाउ द मैनेजमेंट इज गोइंग टू टेक दिस, inquire with them, yeah, determine that whether there is a need to amend the financial statement, discuss with the management, inquire how the management is intending to amend the financial statement. So it is dance India dance, ठीक है, तो it is DID। बट हाँ, कॉमन स्टेप्स के साथ साथ कुछ अनकॉमन स्टेप्स भी है, कॉमन स्टेप्स के साथ साथ कुछ अनकॉमन स्टेप्स भी है। बिफोर द इशुएंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ask the management whether their management is agreeing to amend the financial statements. Yes, then extend the procedures. You can issue a new report as on the new date, concluding the concept of dual dating. आप अमेंड करेंगे आपके रिपोर्ट को, एंड ऑल्सो यू कैन ऐड एन एडिशनल पैराग्राफ OM या फिर EOM। मैनेजमेंट डिनाइज, मैनेजमेंट बोलता है कि नहीं नहीं सर, वी विल नॉट अमेंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेस्ड ऑन दिस सब्सिक्वेंट इवेंट। तो हम लोग उनको धमकाएंगे कि देखो भाई साहब, अगर ऐसा नहीं किया तो हम लोग TCWG के पास जाएंगे। दैट इज इन केस आपने TCWG के पास जाने के बाद भी मॉडिफाई द रिपोर्ट इफ नॉट प्रोवाइडेड टू द मैनेजमेंट। अगर आपने रिलीज नहीं किया तो मॉडिफाई कर दो, TCWG के साथ डिस्कस करो। अगर TCWG कोई पब्लिकली स्टेप नहीं उठा रहे हैं तो उनको बोलो कि अगर अभी भी आपने कोई स्टेप्स नहीं लिए तो हम लोग पब्लिकली एक अनाउंसमेंट करेंगे, नॉट टू रिलाई ऑन आवर रिपोर्ट। नेक्स्ट आता है पब्लिकली ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑलरेडी इशू हो चुका है, अब क्या करेंगे? मैनेजमेंट को पूछेंगे कि मैनेजमेंट आर यू इंटेंडिंग टू चेंज अमेंड, अगर हाँ तो carry on the procedures on the amended financial statements, ensure that the new financial statement includes the disclosure, provide the new report that is independent या फिर amended independent auditors report including a new additional paragraph as on the new date. Last but not the least, if the management refuses to amend the financial statement, inform TCWG that you will try preventing reliance of the public on your report. If the management is silent, management शांत है, management कोई action नहीं ले रहा है, public notice दे दो कि सर मेरा जो report है वो subsequent event को consider नहीं कर रहा है, so don't rely over the independent auditor's report which we have issued. ठीक है, so that is where you end essay 560. Now going ahead to essay 570. 570 is talking about going concern. Going concern का objective क्या है? After establishing this going concern standard, we want to obtain sufficient and appropriate audit evidences with regards to the appropriateness of the use of going concern assumption in preparation of the financial statement to conclude whether a material uncertainty related to event or condition exist which cast significant doubt on entity's ability to continue as going concern। मतलब आप सिर्फ ये जान लो कि whether there are any kind of circumstances जिसके वजह से कंपनी बंद हो जाएगी, इसका हम लोग नीचे ज्यादा चर्चा करेंगे। एंड टू रिपोर्ट अकॉर्डिंगली, तो सबसे पहला अजम्पशंस के बारे में सबूत इकट्ठा करो, कोई ऐसे इंडिकेटर्स है कि नहीं उसके बारे में एविडेंसेस इकट्ठा करो, एंड लास्ट रिपोर्ट अकॉर्डिंगली। So what are, just a minute, yeah. So what are the events or conditions that cast significant doubt on the entity's ability to continue as going concern? FOO, financial indicator, operating indicator and other indicators. What are financial indicators? Financial indicators का मतलब होता है जहाँ पे पैसों की कमी है या तंगी है, consistent losses, erosion of net worth, loss of credibility, negative cash flow, discontinuance of dividend, adverse key ratio, withdrawal of the support by the creditors, inability to pay to the creditors. Operating indicators. What are operating indicators? Management's intention to liquidate or seize the operations. Loss of key managerial person, loss of market और franchisees, खूब strike हो रही है, franchisees miss हो रही है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, shortage of supply है, टेक्नोलॉजिकल डिफिकल्टीज है, की मैनेजर जो इंपॉर्टेंट खास पर्सन था कंपनी का वो हमें छोड़ करके जा रहा है। सो दीज आर ऑपरेटिंग इंडिकेटर्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट अदर इंडिकेटर्स। अगर कोई नया लॉ आ गया है, अगर कोई पेंडिंग लिटिगेशंस का ऑर्डर हमारे खिलाफ चला गया है, गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज चेंज कर दी है, पैंडेमिक जैसा कोई अनसर्टन इवेंट आ चुका है, सो दिस कैन इम्पैक्ट द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट स्टफ गाइस, वेट, आपको क्या लगता है यहाँ पे
ये मैंने नीचे पढ़ा है, दैट वाज FOO। ये वाला पॉइंट देखो, मैनेजमेंट अजम्पशन। अब यहाँ पे देखो, आप जब भी मैनेजमेंट के अजम्पशंस को इवैल्यूएट करोगे कि वेदर द अजम्पशंस ऑफ द मैनेजमेंट आर दे अप्रोप्रिएट, कि क्या ये अजम्पशन मैनेजमेंट का जो है वो अप्रोप्रिएट है या नहीं। सो हमको ये चेक करना पड़ेगा कि जजमेंट में कोई इनहेरेंट लिमिटेशंस है क्या, कोई फ्यूचर आउटकम्स या कंडीशंस का रेलेवेंस है क्या। तो व्हाट इज अ क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क दिस एज एन एक्सपेक्टेड एग्जाम क्वेश्चन गाइस। या सो Management's assessment of the entity's ability to continue as a going concern involves making a judgment about inherently uncertain future outcome। क्योंकि मैनेजमेंट भी जब भी जस्टिफिकेशन या assumptions देगा, उनको भी कुछ ना कुछ सोचना समझना पड़ेगा, कुछ अनसर्टेनिटीज के ऊपर जजमेंट देना पड़ेगा, outcomes of the events or condition। So what are the factors relevant for that assumption? मतलब आप जब भी मैनेजमेंट के जजमेंट को इवैल्यूएट करोगे, ऑब्वियसली विच इज अनसर्टन, विच इज बेस्ड ऑन फ्यूचर, उसके लिए कौन से फैक्टर्स को आप ध्यान में रखोगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला, यू विल टेक इनटू द फैक्टर्स विच आर रेलिवेंट टू दैट जजमेंट इज, पहला, द डिग्री ऑफ अनसर्टनिटी। मैनेजमेंट जो सोच करके बैठा है कि नहीं नहीं 2 वैक्सीनेशन के बाद अभी हमको कुछ भी नहीं होगा, ये जो स्टेटमेंट है वो कितना अनसर्टन है, कितनी सच्चाई है, उतना आपको कंसिडर करना है बेस्ड ऑन द रेलिवेंट फैक्ट। आपने शायद देखा होगा ये 2 वैक्सीनेशन करने के बाद भी आपके विसिनिटी में आपके दूर 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 के रिश्तेदार को फिर से कोविड हो गया। सो व्हाट इज दिस, दिस विल बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन यू ऑलरेडी possess। नेक्स्ट, द साइज एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी, कि ये जो एंटिटी है जो जजमेंट लगा रहा है वो कितना अफेक्ट होने वाला है बाय द एक्सटर्नल फैक्टर्स, या बाय द एक्सटर्नल फैक्टर्स। एंड नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 बोलता है एनी जजमेंट अबाउट द फ्यूचर इज बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल। आज की तारीख में क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पे ही आप जजमेंट को चेक करें। सब्सिक्वेंट इवेंट विच में रिजल्ट इन आउटकम दैट में बी इनकंसिस्टेंट विद द जजमेंट। हो सकता है कि कोई ऐसा सब्सिक्वेंट इवेंट आ जाए तो आपके जजमेंट को रीजनेबल ना रहने दें एज ऑन द टाइम व्हेन दे वर मेड। तो इन चीजों को हम लोगों को कंसिडर करना है व्हेन वी आर चेकिंग मैनेजमेंट अजम्पशन। ये समझ गया है, इसका एक्सप्लेनेशन था, ये समझ गया है, FOO का एक्सप्लेनेशन था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं विथ रिपोर्टिंग। पहले ये बता दो, FOO के बाद से फॉर एग्जांपल यू हैव इंडिकेटर्स, तो अब आप क्या करेंगे, अगर आपके पास इंडिकेटर्स है तो अभी आपको करना पड़ेगा पाप, परफॉर्मिंग ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर्स, एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स, या परफॉर्मिंग एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स। तो अब आपको करना पड़ेगा पाप। मैम पाप में क्या करेंगे, मिटिगेटिंग फैक्टर्स को चेक करिए गाइस, कैश फ्लो को इवैल्यूएट कीजिए, कंपनी का सेल्स कैसा है वो चेक कीजिए, कैश फ्लो, रेलेवेंट फ्यूचर फोरकास्ट, इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इवैल्यूएट कीजिए, डिबेंचर्स को बेच करके पैसा मिलने वाला है क्या, लोन अग्रीमेंट को इवैल्यूएट कीजिए, एंड वेदर द कंपनी विल बी एबल टू फुलफिल द ऑर्डर्स, कंपनी अभी भी चल पाएगी क्या, ये सारा चीज वेरीफाई कीजिए। सर्वाइवल स्ट्रैटेजी क्या है, परफॉर्म द प्रोसीजर्स रिगार्डिंग द सब्सिक्वेंट इवेंट टू आइडेंटिफाई द मिटिगेटिंग फैक्टर्स। कोई सब्सिक्वेंट इवेंट है क्या, जैसे कि कंपनी का दिवाला निकल गया है, फिर भी कंपनी हिम्मत नहीं हारी है, कंपनी बोल रही है कि मैडम आप चिंता ना करें, मैंने लोन के लिए अप्लाई किया, मैं नया बिजनेस करूंगा। तो ये जो मिटिगेटिंग फैक्टर्स है, इस मिटिगेटिंग फैक्टर्स में कितनी सच्चाई है ये वेरीफाई करना, एंड मैनेजमेंट के पास से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांग लेना है। ये था हमारा प्रोसीजर्स टू आइडेंटिफाई डाउट, मतलब सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न। ये होने के बाद अब हम करेंगे रिपोर्टिंग, फाइनल स्टेप। अगर गोइंग कंसर्न सही है तो दिक्कत ही क्या है, अनमॉडिफाइड रिपोर्ट दे दो। अगर गोइंग कंसर्न क्वेश्चनेबल है, मैनेजमेंट ने इसे रिजॉल्व किया है, तो अनमॉडिफाइड रिपोर्ट दो प्लस EOM पैराग्राफ ऐड कर दो, थोड़ा एम्फोसिस कर दो कि respected shareholders, we draw your attention to note number 2 where the company has stated that the company has a huge penalty of multiple crores, but the company has made the availability of surge cash by issuance of shares या फिर by taking up bank loan or something like that. Going concern is questionable and the explanation is also not satisfactory। मतलब आपको पूरा सामने सामने दिखाई दे रहा है कि कंपनी का दिवाला निकल गया है, मिटिगेटिंग फैक्टर्स के नाम पे इनके पास कुछ भी नहीं है, so explanation is inadequate, and last even fairly going concern inappropriate है। दोनों ही सिचुएशन में आप एडवर्स ओपिनियन देंगे या फिर you will try withdrawing from the engagement if at all it is legally permitted। Got it? पक्का श्योर? चल, so that was the end of essay 570 and yes guys, please mark this point
एज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन, कारो 2020, वंस अपॉन अ टाइम जब भी कारो 2016 हुआ करता था, गोइंग कंसर्न का कोई सेपरेट रिपोर्टिंग नहीं था। बट अंडर कारो 2020 इफ कोई क्वेश्चन में आपको दिखता है कि गोइंग कंसर्न क्वेश्चनेबल है, तो हमेशा ध्यान रखें प्रोसीजर्स आपको देने हैं एज पर एस 570 एंड कंक्लूजन स्टेटमेंट में आपको ये रिपोर्टिंग वाला क्लॉज लिख करके आना है कि अंडर क्लॉज 19 ऑफ कारो 2020 द ऑडिटर मस्ट रिपोर्ट गोइंग कंसर्न। सो कारो 2020 का रेफरेंस देना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है जी, पक्का, श्योर? So that was the end of going concern. Now let's start and complete this 500 series with essay 580, that is written representation. What is written representation, guys? It is clarification, confirmation, explanation given by the management to the auditor during the course of his audit to confirm certain matters. मतलब उनको जो चीज लगती है वो हमें समझाने के लिए रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में लिख करके दे सकते हैं। What is the objective of written representation, guys? This was asked in January 21. CA इंटरमीडिएट लेवल पे पूछा जा चुका है, आपके लिए आने का थोड़ा बहुत चांसेस है। तो हमें क्या ऑब्जेक्टिव है? पहला, हमको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना है ये जानने के लिए कि मैनेजमेंट का बिलीफ क्या है एंड उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल की है या नहीं। पॉइंट नंबर 2, टू सपोर्ट देयर अदर एविडेंसेस। जैसे कि मैंने बहुत सारे एविडेंसेस निकाले, फिर मैं मैनेजमेंट को बोलूंगी सर लिख करके दो, फिर मैं इसको मैच करूंगी, ठीक है यार, it is matching my evidences which I have obtained. To respond appropriately if the management does not provide written representation. कई बार बोलने के बाद भी मैनेजमेंट अपना रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहा है, तो वहां पे हम लोग रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, रिपोर्टिंग कर सकते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो दीज आर द 3 ऑब्जेक्टिव्स। पॉइंट नंबर 1, मैनेजमेंट के बिलीफ को जानना। पॉइंट नंबर 2, सपोर्ट करना अदर एविडेंसेस को। पॉइंट नंबर 3, रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली इफ मैनेजमेंट डू नॉट प्रोवाइड रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। Next is features of written representation. Point number 1, it is not a substitute to a normal procedures. जो normal procedures जैसे कि inventory check करना, fixed asset check करना, cash verify करना, ये सब आपका normal procedure है guys. You cannot skip that and state कि management आप जरा लिख करके दो ना बस बहुत हो गया, नहीं. So it is not a substitute. Next, the auditor should seek corroborative audit evidences. आपको आपके evidences तो पाने ही पाने हैं to support written representation. It should be consistent. Written representation and other evidences should be consistent with each other. The person providing this information must be well informed. Written representation, हाँ, written representation when it is a matter of intention will serve as a sole evidence. पीके वाली बात हो गई ना, अगर matter is of इंटेंशन, अरे पीके मूवी की बात कर रही हूँ, इफ इट ऑल द मैटर इज ऑफ इंटेंशन, वहां पे सेम चीज हाथ पकड़ करके तो समझ नहीं आएगा कि मैनेजमेंट के दिमाग में क्या चल रहा है, तो हम लोग बोलेंगे सर जरा लिख करके दो। सो व्हेन द मैटर इज ऑफ इंटेंशन, रिटन रिप्रेजेंटेशन विल एक्ट एज अ सोल एविडेंस। नेक्स्ट, the auditor shall request the management to provide a written representation that it has provided the auditor with all the relevant information and he agrees to give them the accessibility. ठीक है, and management को ये भी बताना होगा that if any matter is remaining unsolved, the auditor shall reconsider the reassessment of the competence, integrity, ethical values of the commitment. So ये सारा, ये 2 areas के लिए हम management के पास से written representation मांग सकते हैं. Mark this as an expected exam question, guys. Next, if management refuses to give you written representation, then what will you do? Discuss the matter with the management, reevaluate the integrity and reassess the risk of material misstatement, take appropriate action including the possible effect on the opinion. हो सकता है आप disclaimer of opinion ही दे दो. So if at all the management refuses to give you representation, please do this. Reassessing reliability of written representation which is already been received by you. मतलब क्या, अगर आपने मैनेजमेंट से मांगा कि सर प्लीज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स के लिए रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दीजिए, उन्होंने दे दिया, फिर आपने मांगा कि सर प्लीज इन्वेंट्री के लिए मुझे जरा रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की जरूरत थी, सब्सिक्वेंट के लिए रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की जरूरत थी, मैनेजमेंट ने नहीं दिया, नाउ हम लोग कहेंगे कि आई विल रीअसेस द रिलायबिलिटी ऑफ द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी रिसीव्ड बाय मी, दैट इज पीपीई का जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मिला है ना, उसको फिर से रीअसेस करो कि सही है या कुछ भी गलत गलत चीजें दे दी है. Management denies to provide written representation for any other matter, the person providing that written representation is appearing to be fake, fraud या फिर कोई other evidences मिल रहे हैं which are inconsistent with your evidence with the written representation. Next, the date and the period covered. Point number 1,
डेट एंड पीरियड कवर्ड में गाइज इतना ध्यान रखें, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन में वो सारे ही समय का रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा जिस समय के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर बीइंग ऑडिटेड बाय द ऑडिटर। जैसे कि अगर हमने 15 महीने के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए थे मैनेजमेंट ने, हमने उसे ऑडिट किया और रिपोर्ट दिया, तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन विल ऑल्सो बी फॉर दैट 15 मंथ्स। ठीक है, सो ध्यान रखें, इट विल बी फॉर ऑल द पीरियड रेफर्ड इन द ऑडिट रिपोर्ट। पॉइंट नंबर 2, सी फॉर एग्जाम्पल आप हमारे कंपनी के डायरेक्टर थे जो हमको 10 दिसंबर हमने आपको अपॉइंट किया। ठीक है, मतलब क्या, 1 अप्रैल से 9 दिसंबर तक आप हमारे साथ नहीं थे, 10 दिसंबर से 31 मार्च आप हमारे साथ हो। अब क्वेश्चन ये उठता है, आप जो भी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देंगे तो क्या आप सिर्फ और सिर्फ 10 दिसंबर से 31 मार्च के लिए ही देंगे या फुल ईयर? Absolutely guys, it will be for full year. So even if some person is appointed as the auditor of the company in the middle of the year, साल के बीचों बीच हमने आपको अपॉइंट किया है, तो क्या आप सिर्फ रिमेनिंग पीरियड के लिए रिप्रेजेंटेशन देंगे या पूरा पूरा? ठीक है, या सो फॉर ऑल द पीरियड हम लोग ये रेफर नहीं कर सकते कि सर मैं तो था ही नहीं पूरे साल के लिए, मैं तो सिर्फ 10 दिसंबर को आया सर, उसके पहले का मुझे पता नहीं था। नो, अकॉर्डिंगली हम लोग अलाउ नहीं करेंगे। ये था पीरियड। डेट क्या होगा? डेट ऑफ द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इज नियर टू द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। कैन माई ऑडिट रिपोर्ट एंड मैनेजमेंट का रिटर्न रिप्रेजेंटेशन कैन एक्सीड? जैसे कि मैंने मेरा ऑडिट रिपोर्ट दिया है 2 अगस्त को, क्या आपका रिटर्न रिप्रेजेंटेशन 10 अगस्त की डेट रख सकता है? एब्सोल्युटली नो गाइज, एब्सोल्युटली नो। क्यों? क्योंकि हमेशा ध्यान रखें, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन विल बी नियर टू द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, बट नेवर इट कैन एक्सीड, नेवर इट कैन बी आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। हमेशा ये प्रायर रहेगा, बिफोर रहेगा, क्योंकि हम लोग रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एविडेंसेस के नाम पे खोजना चाहते हैं। रिपोर्ट देने के बाद ऐसे एविडेंसेस का हमें क्या काम? ठीक है, सो ध्यान रखें, द डेट शुड बी नियर टू और प्रायर टू द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, बट नॉट आफ्टर, नॉट आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। डन। The last point for essay 580, very beautiful easy pointer guys। मैंने आपको essay 210 में ये बताया था कि if terms of engagements are changed 6C plus 1M, terms of engagement are changed, तो auditor 210 के हिसाब से engagement letter फिर से दे सकता है। In the similar manner, क्या हम मैनेजमेंट के पास से ये reconfirmation फिर से ले सकते हैं? Yes, when the auditor may ask for a reconfirmation, its acknowledgement and understanding when, पहला, जिसने हमको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन साइन करके दिया था, नाउ ही इज नॉट हैविंग एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी विद द कंपनी। पॉइंट नंबर 2, द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट आर चेंज एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर। पॉइंट नंबर 3, हमको लग रहा है मैनेजमेंट हैज मिसअंडरस्टूड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड लास्ट, आर देयर एनी काइंड ऑफ चेंजेस? अगर कोई चेंजेस है तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन हमारी अंडरस्टैंडिंग को फिर से समझने के लिए, रिकन्फर्मेशन के लिए रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मंगाया जा सकता है। सो ये पॉइंट इज सिमिलर एज टू 210। गॉट इट? Easy everyone. So there you complete essay 580.